तो आज का ना हम सेशन स्टार्ट कर लेते हैं इंशाल्लाह। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। स्क्रीन देख लो, विजिबल है। ओके। तो आज का जो लेक्चर है ना हमारा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अभी तक जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और थोड़ा प्रैक्टिकलिटी की तरफ हम जा रहे होंगे इस लेक्चर के अंदर। तो लेक्चर जो होगा वो जनरेटिव एआई के ऊपर होने वाला है। अभी तक हमने डिस्क्रिमिनेटिव एआई देख ली कि क्या होती है, सुपरवाइज सुपरवाइजिंग एनफोर्समेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डिफरेंट टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, एआई को देख लिया, 360 डिग्री डोमेन्स हमने कवर कर ली। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली आप सारे जो लोग हैं उन्होंने एआई, जी जी मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है। ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप सारे लोग जो हैं एआई करने सिर्फ इसीलिए आए होंगे जनरेटिव एआई की वजह से, क्योंकि इस ही फील्ड ने, इस ही वजह से, जनरेटिव एआई की वजह से एआई ने बूम लिया था। ठीक है। आज जो बच्चा बच्चा एआई को जानता है उसमें जनरेटिव एआई का बहुत बड़ा रोल है। इससे पहले तक एआई जो थी वो सिर्फ टेक्निकल लोगों का कॉन्सेप्ट था, और जो आईटी इंडस्ट्री में होते थे उन्हीं का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। जनरेटिव एआई वो कॉन्सेप्ट आया था 2023 के अंदर, चैट जीपीटी जब लेकर आया था। वो उसने एआई का एक बूम देखा भी हमने इंडस्ट्री के अंदर, तो जनरेटिव एआई की वजह से था। तो ये कुछ मैजिक नहीं होता। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि मैजिक हो रहा है कि जब चैट जीपीटी को हम सिर्फ एक टेक्स्ट देते हैं तो वो टेक्स्ट जनरेट करके दे रहा है हमें। किस तरह देते हैं? ठीक है। आज हम इसके बैकएंड का थोड़ा सा रिसर्च करेंगे कि बैकएंड की क्या चीजें होती हैं जो हम सिर्फ उसको टेक्स्ट दे रहे हैं और उस टेक्स्ट के एवज हमें टेक्स्ट जनरेट होके मिल रहा है। तो मैजिक तो नहीं हो रहा ना। और हम लेट्स से एक सिर्फ टेक्स्ट दे रहे हैं और हमारा मॉडल हमें इमेजेस और वीडियोस क्रिएट करके दे रहा है। ठीक है। तो बज़ाहिर तो ये जादू लगता है कि हमने सिर्फ एक टेक्स्ट दी है कि मुझे बिल्ली की इमेज दे दो, और एआई ने हमें इमेज दे दी बिल्ली की। ठीक है। या डॉग की इमेज दे दो तो डॉग की इमेज आ गई। तो ये बैकएंड के ऊपर वर्किंग किस तरह होती है ना, बैकएंड के ऊपर ये इमेज किस तरह जनरेट होती है, ये टेक्स्ट किस तरह जनरेट होता है, आज हम इसके अंदर डीप डाइव करेंगे। कि जनरेटिव एआई को तकरीबन देखेंगे हम हायर लेवल पिक्चर। ठीक है। डेप्थ में हम जाएंगे आगे। आप इस चीज को अंदाजा लगाइएगा कि हायर लेवल पिक्चर क्या होगी। कि लेट्स से आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और फिर आप देख रहे हैं जमीन की तरफ। ठीक है। तो इतनी हाई लेवल पिक्चर होगी, इन डेप्थ हम चीजों को करेंगे। आगे की सब वर्किंग होती है, हम अपने हाथों से इस वर्किंग को करेंगे। अभी हमारा सिर्फ तीसरा लेक्चर है, तो आपको आइडिया होगा कि वर्क किस तरह करता है, बैकएंड के ऊपर चीजें किस तरह चल रही होती हैं। ये चीजें ना आपको क्लियर होने वाली हैं आज के। जीपीटी, डिफ्यूजन मॉडल, ये क्या चीजें होती हैं, मतलब के इमेजेस मॉडल्स, जीपीटी, चैट जीपीटी, ये किस तरह वर्क करता है। 2023 के अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत वायरल हुआ था जनरेटिव एआई का, क्योंकि चैट जीपीटी ने मार्केट में आया था 2000, तकरीबन गालिबन 2023 में आ रहा है। तो चैट जीपीटी जब आया तो दुनिया ने बिल्कुल ही एआई की अलग शक्ल देखी। ठीक है। तो जनरेटिव एआई है क्या, ये तो हम कवर कर चुके हैं। मैं इसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा, रिपीट नहीं कर रहा हूँ चीजें मैं। ठीक है। क्योंकि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था जनरेटिव एआई क्या होगी। जनरेटिव एआई वो एस्पेक्ट है एआई का जिसमें हम चीजें, नई चीजें जनरेट करते हैं। ठीक है। थोड़े से इन्फ्लुएंस से हम नई चीजें जनरेट करते हैं। जीपीटी हमें, या एआई हमें नई चीजें जनरेट करके देगा। ठीक है। कुछ ऐसी चीज जनरेट करके देगा जो पहले से नहीं एग्जिस्ट, कुछ नया जनरेट करके देगा। डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कि जो पहले से मौजूद है उसमें से आपको कैलकुलेशन से निकाल के देगा, कुछ नया बना के देगा। सिंपल है। अगर आपने टेक्स्ट निकलवा रहे हैं एआई से, अगर आप टेक्स्ट जनरेट करवा रहे हैं तो वो एनएलपी की फील्ड में आएगा। इमेजेस जनरेट करवा रहे हैं तो कंप्यूटर विजन की, ऑडियो जनरेट करवा रहे हैं कोई सिम्फनी, कोई म्यूजिक जनरेट करवा रहे हैं तो स्पीच प्रोसेसिंग की। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, तो मैं इतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा इनकी। ठीक है। यहाँ से आपका बेसिक काम शुरू होने वाला है कि जनरेटिव एआई की तरफ हम पहला कदम रखने वाले हैं। ठीक है। ये तो सिंपल है अभी तक कि जनरेटिव एआई किस तरह काम करता है। जनरेटिव एआई इस तरह काम करता है कि हम उसको एक सीड करते हैं, इनपुट को सीड करते हैं। ठीक है। एक इनपुट देते हैं हम उसको, जनरेटिव एआई को इनपुट दिया हमने। बेस्ड ऑन द एआई की टेक्निक्स, वो एआई की टेक्निक्स लगाता है उसके ऊपर और फिर हमें आउटपुट दे देता है। ठीक है। इतना तो क्लियर है आप सबको कि हम चैट जीपीटी है उसको हम इनपुट देते हैं। ठीक है। इनपुट देने के बाद वो कुछ टेक्निक्स यूज करता है। वो क्या टेक्निक्स यूज करता है, किस तरह जनरेट करता है, वो हम अब आज देखेंगे इंशाल्लाह। और फिर हमें आउटपुट देता है। ये सारा मेथड हो रहा होता है। ठीक है।
अब जो सीड इनपुट होता है ना, वो होती है हमारी प्रॉम्प्ट। ये भी आप लोगों को इससे वाकिफ हैं कि प्रॉम्प्ट क्या चीज होती है। जी जी, रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। तो जो हम इनपुट देते हैं ना जनरेटिव एआई को, वो होती है प्रॉम्प्ट। ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है। टेक्स्ट टेक्स्ट जनरेट करवाना तो टेक्स्ट के लिए प्रॉम्प्ट होती है। जिससे हम चैट जीपीटी से बात कर रहे हैं ना, तो वो प्रॉम्प्ट होती है। यहाँ तक आप सबको पहले ही पता है, आई गेस, क्योंकि चैट जीपीटी तो हर बंदे ने यूज किया हुआ है ना। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। कि हम एक इनपुट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रॉम्प्ट। जनरेटिव एआई को वो एआई के मेथड्स लगाता है। क्या मेथड्स लगाते हैं, किस साथ जनरेट करते हैं, वो हम आगे देखेंगे अभी आज के लेक्चर में। और फिर आउटपुट जनरेट करके देता है हमें। ठीक है, इनपुट इन द फॉर्म ऑफ हमारी होती है प्रॉम्प्ट। ठीक है, इससे प्रॉम्प्ट के लफ्ज से एक और चीज ने जन्म लिया हमारे एआई की फील्ड में, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ने। ठीक है, वो हम कल देखेंगे। कल हमारी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का लेक्चर होने वाला है इंशाल्लाह। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इटसेल्फ एक फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग बनती जा रही है। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हम कल देखेंगे। अभी आपने इतना याद रखना है कि एक जनरेटिव एआई का मॉडल है, कोई भी जनरेटिव एआई की चीज है, उस पर हम इनपुट डालेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रॉम्प्ट। उसको प्रोसेस करेगा, उस पर एआई की टेक्निक्स लगाएगा और आउटपुट देगा वो। ठीक है, ये ओवरऑल मेथड होने वाला है, हमारा सिंपल मेथड है। तो कल एक बंदे ने एक स्टूडेंट ने आप से सवाल किया था कि चैट जीपीटी सुपरवाइज्ड है या अनसुपरवाइज्ड है। ठीक है, अगर इसका जवाब मैं कल देता है ना आपको, तो ये थोड़ा आप ना कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसका जवाब आज आपके वो जो क्वेश्चन का आंसर था ना, वो अब मिलने वाला है आपको। ठीक है, कि जनरेटिव मॉडल्स क्या होते हैं। हमने कल डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स पढ़ लिया कि, या स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, सबको नजर आ रही है स्क्रीन शेयरिंग? स्क्रीन शेयर हो रही है सबके लिए? काइंडली मुझे बता दें। या गुड गुड। ठीक है, अभी तक जो मैंने बताया जनरेटिव मॉडल का वो तो क्लियर है ना। जनरेटिव मॉडल क्या होता है, जिसको हम एक इनपुट देते हैं प्रॉम्प्ट की सूरत में, वो टेक्निक्स लगाएगा एआई की कोई और हमें आउटपुट दे देगा। सिंपल ये मेथड चल रहा होता है जनरेटिव मॉडल का। अब हम इसका ना डीप डाइव करने लगे कि बैकएंड के ऊपर क्या चीजें हो रही होती हैं। जनरेटिव एआई को ना थोड़ा इन डेप्थ पढ़ते हैं कि क्या चीजें बैकएंड के ऊपर होती हैं। जनरेटिव एआई के अंदर ना सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड दोनों को इस्तेमाल किया जाता है। इसको कहते हैं सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग। इवन थोड़े रीइंफोर्समेंट का भी टच होता है इसके अंदर। मैं बताता हूँ किस तरह। ठीक है, कल हमने तीन टाइप्स पढ़ी थी, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट। तो सुपरवाइज के अंदर आप सुपरवेन कह रहे होते हो, अनसुपरवाइज में नहीं कह रहे होते हो, रीइंफोर्समेंट में वो खुद ही बेस्ड ऑन द ट्रायल एंड एरर सीख रहा होता है। सेल्फ सुपरवाइज क्या होता है? ठीक है, अब कल मैं आपको सेल्फ सुपरवाइज बताता तो आप थोड़ा ना कंफ्यूज हो जाते। जनरेटिव मॉडल का आपको थोड़ा आइडिया क्लियर होगा ना, तो फिर आप इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। सेल्फ सुपरवाइज अभी के लिए आप जाने कि हम इसको ट्रेनिंग करते हैं इस मॉडल की अनसुपरवाइज डेटा के साथ। ठीक है, फिर हम इन द फ्यूचर इसकी सुपरविजन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइन ट्यूनिंग। अब एक नया लफ्ज आ गया आपके जहन में कि फाइन ट्यूनिंग क्या होती है। फाइन ट्यून, मॉडल को फाइन ट्यून करते हैं। अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है कि फाइन ट्यूनिंग क्या होती है, बस आप ये जहन में रखें कि फाइन ट्यून हम कर सकते हैं, सुपरवाइज कर सकते हैं इसको फाइन ट्यूनिंग के। वैसे अनसुपरवाइज्ड है। सुपरवाइज हम इसको कर सकते हैं फाइन ट्यून करके। फाइन ट्यून हम आगे अपने मॉडल्स खुद करेंगे, अपने हाथ से कह रहे होंगे फाइन ट्यून। फाइन ट्यून का बेसिक आइडिया ये ले लें कि एक मॉडल पहले से बना रखा हुआ है, उसको आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं। ठीक है, फाइन ट्यून का आप बेसिक आइडिया ले लें, हाई लेवल टर्म का आइडिया ले लें कि एक चीज बनी रखी हुई है। लेट्स से एक मेरे पास अ, डब्बा रखा हुआ है, उसके ऊपर डब्बा तो पहले से रखा हुआ है। ठीक है, हाई लेवल लेमैन टर्म्स में मैं समझा रहा हूँ कि डब्बा मेरे पास है, फाइन ट्यून कर रहा हूँ मैं उसके ऊपर, अपना टैग लगा रहा हूँ या अपने तरीके से बना रहा हूँ उसको। तो अंडर दैट कैटेगरी अगर हम मॉडल को फाइन ट्यून करते हैं ना, तो मॉडल आ जाता है सुपरवाइज्ड की कैटेगरी में। तो ये दोनों कैटेगरीज में फॉल करता है। तो सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग ये हो रही होती है, एक नई कैटेगरी निकली थी जनरेटिव मॉडल्स के लिए। अब आपके जहन में आ जाना चाहिए कि जनरेटिव मॉडल्स जो होते हैं ना, वो अनसुपरवाइज्ड के ऊपर ट्रेन हुए हुए होते हैं। अनसुपरवाइज्ड डाटा उनको दिया जाता है। ठीक है, हम उसको फर्दर सुपरविजन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइन ट्यूनिंग।
और रीइंफोर्समेंट लर्निंग उसमें कहाँ इम्प्लाई होती है, वो ह्यूमंस के ट्रायल एंड एरर से सीख रहा है, इसमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी है। ट्रायल एंड एरर से सीखता है, जीपीटी आपने देखा होगा ना, ट्रायल एंड एरर से सीख रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं उसको कहूंगा कि इस तरह आपने नहीं करना, तो वो नहीं करता। ठीक है, फिर कहता हूँ इस तरह करना है तो वो करता है, तो ट्रायल एंड एरर है ना उसका ये। तो यहाँ तक अगर आपको किसी को कुछ सवाल हो तो मुझे बता दें कि जनरेटिव एआई ऐसी फील्ड ऑफ एआई है इसके अंदर सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग यूज हो रही होती है। ट्रेन वो हुआ है, मॉडल ट्रेन हुआ है सुपर अनसुपरवाइज डाटा के ऊपर। ठीक है, फर्दर हम उसको फाइन ट्यून कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक है, लेट्स से ये चीज ट्रेन हो चुकी है, ये चीज चार्जर बन चुके हैं। ठीक है, अब इस चार्जर को मैं अपनी नीड के मुताबिक फाइन ट्यून कर सकता हूँ। ठीक है, ये मॉडल बना रखा हुआ है जो कि ट्रेन हुआ है अनसुपरवाइज के ऊपर, इसको मैं अपनी नीड के मुताबिक फाइन ट्यून कर सकता हूँ। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहाँ पे आती है, जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, क्योंकि चैट जीपीटी ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट भी करता है ना। देखें, आप चैट जीपीटी से बात कर रहे हैं तो वो ट्रायल्स एंड एरर सीख के आपका आउटपुट जो होता है वो जनरेट करता है और अच्छा जनरेट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जनरेटिव एआई के अंदर हम जितना भी चीजें पढ़ेंगे वो सेल्फ सुपरवाइज्ड कैटेगरी में आ रही होंगी। ठीक है, मतलब कि कम्बिनेशन ऑफ सारी चीजों का, सुपरवाइज भी हो रही होती है इसमें, सुपरवाइज भी, और रीइंफोर्समेंट भी कहीं कहीं यूज हो रही होती है। ठीक है, ये चीजें क्लियर होगी आपको। मूव ऑन करें, कोई सवाल है तो पूछ लें, क्योंकि आज का टॉपिक जो है ना वो थोड़ा टेक्निकल की तरफ आ रहे हैं और आज प्रैक्टिकल चीजें देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज शायद थोड़ा सा 1 घंटे से ज्यादा भी लेक्चर हो जाए आज भी। तो टेक्निकल चीजें देखेंगे और जहाँ पे भी कुछ भी समझना है आपने उसी वक्त पूछना है, क्योंकि इंटर रिलेटेड है सारी चीजें। एक चीज समझना है तो फिर अगली चीज आपको हो सकता है ब्लर हो जाए माइंड में। ठीक है, अब साथ साथ क्वेश्चनिंग करनी है कहीं पे कुछ समझ ना आ रही हो। तो जनरेटिव एआई जो है वो इस कैटेगरी में फॉल कर रही होती है। ठीक है, अभी हमने देखा है कि अगर जनरेट हम टेक्स्ट करेंगे तो क्या होगा, एनएलपी। जनरेट हम इमेजेस वीडियोस करेंगे तो सीवी। स्पीच करेंगे तो स्पीच रिकॉग्निशन। सबसे ज्यादा जो पॉपुलर कैटेगरीज है ना वो दो हैं। आज हम इन दोनों को क्या कहते हैं, टैकल करने वाले हैं। ठीक है, बड़े मुश्किल से नाम आपने देख लिए हैं कि क्या चीजें हैं ये। तो आज इन दोनों को डेप्थ में पढ़ेंगे। ये टेक्स्ट के लिए होगी, ये वाली कैटेगरी। ये वाली कैटेगरीज इमेज वीडियोस के लिए होंगी। ठीक है, ये टेक्स्ट के लिए, ये इमेजेस के लिए, और म्यूजिक के लिए म्यूजिक एलएलएम्स होते हैं। ठीक है, म्यूजिक एलएलएम, लेकिन हम उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। आज का टॉपिक हमारा ये दो है। ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और डिफ्यूजन मॉडल्स। ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल से क्या आपको जानना है, लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज मॉडल्स। ठीक है, एलएलएम से जहन में आ रहा होगा आपका कि टेक्स्ट बेस्ड डाटा हो रहा होगा। ठीक है, चैट जीपीटी इज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, क्लॉड इज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, और जो भी आपने टेक्स्ट बेस्ड आपने देखे हैं ना मॉडल्स, ग्रॉक देखा होगा, क्लॉड, क्वेन और वेन, सॉरी, और चैट जीपीटी, ये सारी चीजें सारे जो हैं वो एलएलएम्स हैं। इसके अलावा ओपन सोर्स भी हैं, वो क्या होते हैं आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल टेक्स्ट की कैटेगरी में आते हैं। फ्यूजन और लेटेंट डिफ्यूजन मॉडल्स इमेज और वीडियोस की कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं हम आगे देखेंगे, अभी अभी के लिए आप अभी अभी ही देखेंगे। ठीक है, आपको इतना पता लग गया कि जो एलएलएम्स होते हैं वो टेक्स्ट कैटेगरीज में आ रहे होते हैं, और जो डिफ्यूजन मॉडल्स होते हैं वो वीडियोस और इमेज की कैटेगरीज में आ रहे होते हैं। क्लियर है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स टेक्स्ट को जनरेट कर रहे होते हैं, के लिए काम कर रहे होते हैं। डिफ्यूजन और लेटेंट डिफ्यूजन मॉडल्स आपके इमेजेस और वीडियोस के लिए काम आते हैं। अब इसकी वर्किंग देखेंगे, बिहाइंड द सीन्स हम एलएलएम्स किस तरह वर्क कर रहे होते हैं, क्या चीजें हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आपको एलएलएम्स और डिफ्यूजन मॉडल्स। जी, एक सवाल ये पूछना था, पीछे एक स्लाइड में आया था अनलेबल्ड मॉडल, अनलेबल्ड डाटा प्रॉब्ली समथिंग वाज रिटन। कहाँ पे? जी, ये इससे पीछे हम्म, कहाँ पे? मेरे पास अभी ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल वाली स्लाइड, इससे पीछे वाली स्लाइड पे जाइएगा। जी जी। अभी मेरे ख्याल है मेरे पास वो अपडेट नहीं हो रही। उसकी डेफिनेशन की लास्ट लाइन में लिखा होता है अनलेबल्ड डाटा था या क्या था।
ठीक है, अनलेबल्ड डाटा मैं बता देता हूँ ना, मैंने आपको क्या कि सेल्फ सुपरवाइज कैटेगरी पता है कौन सी होती है? वो अनसुपरवाइज लर्निंग के ऊपर काम करती है। अनसुपरवाइज में हम क्या करते हैं, अनलेबल डाटा के सामने काम करते हैं ना, उसमें लेबल नहीं लगा होता डाटा का, डाटा के ऊपर। ठीक है। नहीं, लेबल से क्या मुराद? क्या हुआ? लेबल से क्या मुराद है? कल हमने पढ़ा था कि डाटा के ऊपर हम लेबल लगाते हैं, कल का लेक्चर आपने लिया था। मैं थोड़ा लेट हो गया था, मैं उसको रिव्यू अ, कर लूंगा, अगर पिछले से रिलेटेड है तो आप प्लीज प्रोसीड या फॉरवर्ड, मैं इसको देख लूंगा। हाँ, ये पिछले लेक्चर में मौजूद था, हमने इन डेप्थ पढ़ा था कि लेबल डाटा क्या होता है, अनलेबल डाटा क्या होता है, सुपरवाइज एंड सुपरवाइज। तो आप रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, वो देख लीजिए। तो मूव फॉरवर्ड करते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और डिफ्यूजन मॉडल्स की तरफ। तो इन डेप्थ में पढ़ते हैं, डीप डाइव करते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, आज आपको आइडिया क्लियर होगा कि जीपीटी टेक्स्ट जनरेट करता है या कोई इमेज जनरेशन वाला इमेज जनरेट करता है, तो ये मैजिक नहीं होता, पीछे किस वर्किंग हो रही होती है आपकी। ठीक है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो होते हैं ना, वो एक चीज को यूज करते हैं, उसका नाम होता है जीपीटी। चैट जीपीटी का नाम चैट जीपीटी क्यों पड़ा, जीपीटी को यूज करते हैं। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर है जिसकी फुल फॉर्म होती है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब हम हमारा आज का जो है ना लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, वो ये है कि जनरेटिव एआई की डीप डाइव करें और एलएलएम किस तरह वर्क करते हैं उसको देखें। उसमें टेक्निक्स कौन सी यूज होती हैं, वो किस तरह काम करती हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, एलएलएम्स का आइडिया लेना है, डिफ्यूजन मॉडल्स का आइडिया लेना है कि वो बैकएंड के ऊपर वर्किंग किस तरह करते हैं। ठीक है, तो जीपीटी को यूज करता है हर एलएलएम, जो कि जनरेटिव प्रीट्रेन ट्रांसफॉर्मर कहते हैं उसको। ठीक है, अब मैं जीपीटी का ना आपको एक आइडिया देता हूँ। ठीक है, वेग टर्म्स के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जीपीटी, व्हाट इज जीपीटी। शुरू से शुरू करते हैं, चैट जीपीटी की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, और एलएलएम्स को की पिक्चर बनाते हैं माइंड में कि किस तरह वर्क करते हैं एलएलएम्स। ठीक है, चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी को आपने इनपुट दिया। ठीक है, उसने इनपुट को प्रोसेस किया, उसके ऊपर एआई लगाया, कुछ इस तरह से टेक्निक्स लगाई कि उसने आउटपुट देना शुरू कर दिया फिर। ठीक है, आउटपुट वो किस तरह देता है, वर्ड बाय वर्ड लिख रहा होता है, एकदम से भी आ सकता है आउटपुट। अगर आप प्रोसेस करें तो काइंड ऑफ आप देख रहे होंगे वर्ड बाय वर्ड लिख रहा होगा। पहली चीज हमने उसको इनपुट दी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉम्प्ट। अब वो क्या एआई के टेक्निक्स लगाता है, डीप डाइव करते हैं, पिक्चर आपके सामने हो रही होगी, हमने उसको इनपुट दे रहे हैं, प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, और वो आउटपुट जनरेट करके दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से एक प्रॉम्प्ट का कॉन्सेप्ट निकला टोकनाइजेशन का। टोकनाइजेशन क्या होती है मैं आपको बताता हूँ कि जीपीटी वर्क करते हैं ज्यादातर टोकन्स के ऊपर। टोकन्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इसको ह्यूमन ब्रेन के ऊपर लें। ह्यूमंस किस तरह टेक्स्ट को परसीव करें। अगर आपके सामने एक टेक्स्ट सेंटेंस आएगा, ही इज अ बॉय, तो वो सेंटेंस को किस तरह लेंगे, पहले ही को पढ़ेंगे, फिर इस को पढ़ेंगे, फिर आ को पढ़ेंगे। ठीक है, अगर ही है तो फिर वो देखेगा ही है तो फिर बॉय होगा, शी है तो फिर गर्ल होगा। इससे ही देखते हैं ना हम, एक एक चीजें, एक एक वर्ड उठा उठा के हम फिर उसको प्रोसेस करते हैं। तो टोकनाइजेशन जो होती है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको दिखाता हूँ कि टोकनाइजेशन का होता क्या है, कि एक बड़ा जो होता है ना टेक्स्ट, उसको पीसेस में तोड़ देना, स्मॉल पीसेस ऑफ टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना, टोकनाइजेशन होती है। ठीक है, बेसिक आप अंदाजा लगा लें कि 4 कैरेक्टर्स का एक टोकन बनता है। ठीक है, मोस्ट वायरल टर्म ये है कि 4 कैरेक्टर का एक टोकन बन रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लेट से 1000 कैरेक्टर्स दिए हैं प्रॉम्प्ट के अंदर, ठीक है, जीपीटी को, तो सबसे पहले वो उसकी टोकनाइजेशन करेगा, उसको वर्ड्स में तोड़ेगा। ठीक है, जिसका ये जिसका सैंपल टेक्स्ट है, ये बस एग्जांपल के लिए बताया था, पहले उसको दिस में तोड़ेगा, इज आ सैंपल टेक्स्ट, इसको वर्ड्स के अंदर तोड़ रहा होगा। बेसिक पॉपुलर टर्म है कि 4 कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, टोकनाइजेशन का मतलब ये होता है कि देश इसको वर्ड्स में वर्ड बाय वर्ड उसको तोड़ना शुरू करेगा। उसको हमने प्रॉम्प्ट की है, प्रॉम्प्ट भी तो कैरेक्टर भी है ना। ठीक है, प्रॉम्प्ट कैरेक्टर है, अब वो उसको टोकन में तोड़ना शुरू करेगा। ठीक है, अब वो एक टोकन को उठाएगा, उसको प्रोसेस करेगा, फिर टोकन्स को उठा उठा के ना प्रोसेसिंग उसके ऊपर लगाना शुरू कर देगा, टेक्निक्स लगाना शुरू कर देगा, और बेस्ड ऑन द टोकन फिर एक नया टोकन जनरेट करेगा आउटपुट फॉर्म के अंदर। ठीक है, जिस तरह सिंपली, जिस तरह मैंने फॉर एग्जांपल
उसको एक प्रॉम्प्ट दी है, कोई भी प्रॉम्प्ट हो सकती है। सबसे पहले उसको टोकनाइजेशन करेगा, उसको इन द फर्दर टेक्स्ट तोड़ना शुरू कर देगा वो, चार चार कैरेक्टर्स के चंक्स बना लेगा। ठीक है। चंक्स बनाने के बाद वो उन कैरेक्टर्स या उन टोकन्स की बेस के ऊपर एक एक टोकन को पकड़ेगा, उस बेस के ऊपर नया वर्ड जनरेट करने की कोशिश करेगा। क्योंकि ह्यूमंस भी देखें इस तरह ही वर्ड जनरेट करते हैं ना। और टोकन्स बड़ी अहमियत के, मतलब यहाँ पे बड़ी अहमियत है टोकन्स की। क्यों टोकन्स की बड़ी अहमियत है? आपके एक एक करेक्टर की बड़ी अहमियत है, इसलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आई थी कि हमने ऐसा क्या प्रॉम्प्ट देना है कि सबसे बेस्ट आउटपुट निकले। अब मैं आपको ह्यूमंस को दूं ही इज अ बॉय, तो वो समझ जाएगा कि ही इज अ बॉय। और अगर मैं एक दूसरे ह्यूमन को कहूँ बॉय इज ही आ, समझ तो वो भी जाएगा कुछ ज्यादा प्रोसेसिंग लगा के, लेकिन उसको ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है। तो आपने क्या करेक्टर्स, क्या टोकन्स उसको देने हैं, ये बड़ी अहमियत का वो है कि आपने बड़े सोच समझ के उसको टोकन्स पास करने हैं, बड़े सोच समझ के करेक्टर्स देने हैं, क्योंकि उन्हीं करेक्टर्स उन्हीं टोकन्स की बेस पे वो आउटपुट जनरेट कर रहा होगा। ठीक है। तो हमने एक वर्ड सुना होगा, बड़ा कूल वर्ड था, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो उसके पीछे का मकसद ये है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हमने करनी क्यों है, क्योंकि जब हम देते हैं ना, इनपुट देते हैं जनरेटिव एआई को, जनरेटिव एआई के मॉडल्स को, तो वो टोकन्स की फॉर्म में हम दे रहे हैं, एलएलएम को स्पेसिफिकली अगर दे रहे हैं तो वो टोकन्स की फॉर्म में दे रहे हैं। और वो उन टोकन्स की बेस के ऊपर ही अगला टोकन जनरेट करने वाले हैं। ठीक है। उन्हीं टोकन्स की बेस पे वो अगला टोकन जनरेट करेगा। तो हमने बड़ा बड़ा मुहतात होके बड़ा उसके साथ इसको वो देने हैं, इनपुट देना होता है। ठीक है। टोकन्स आए, टोकन्स को जनरेट कर दिया, नया नया टोकन जनरेट कर दिया। ठीक हो गया। अभी यहाँ तक टोकनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है? आप लोगों के फिर इंटरनेट थोड़ा लैग कर रहा होगा, अगर थर्ड स्लाइड जनरेट शो हो रही है तो। अब शो हो रही है आपको एलएलएम वाली स्लाइड? ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब हो रही है ना? ठीक हो गया। ये एलएलएम डीप टाइप वाली स्लाइड। टोकनाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? टोकनाइजेशन क्या होती है कि हमने एक इनपुट दी है, उसको वो वर्ड्स में तोड़ना शुरू कर देगा और उन टोकन्स को की बेस के ऊपर ना वो आउटपुट को जनरेट करेगा। तो टोकन्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि टोकनाइजेशन क्या होती है? जी। ठीक है, मूव ऑन करते हैं। टोकनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया कि वो टोकन्स क्या होते हैं। टोकन्स के अंदर कन्वर्ट करता है टेक्स्ट को, फिर बेस्ड ऑन द टोकन्स वो उसको प्रोसेस करके नए टोकन जनरेट करता है। ठीक है। दो और कॉन्सेप्ट्स आते हैं इसके साथ ना, कि टोकन्स के साथ के रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट्स और आते हैं। एक आता है कॉन्टेक्स्ट विंडो और एक आता है वोकैबुलरी। ये ना मुश्किल वर्ड्स हैं एआई की। फिर अगर आप बायो के अंदर जाते हैं ना, बायो के किसी मेडिकल साइंस का बंदा हो यहाँ पे, तो बड़े सिंपल सिंपल चीजों को भी ना मुश्किल मुश्किल नाम होते हैं। सेम गोज फॉर एआई। ठीक है। काफी आप मुश्किल मुश्किल नाम सुन रहे होंगे। अगर हम लेटेंट पढ़ेंगे, लेटेंट सुनने में बड़ा मुश्किल नाम लगता है, लेकिन पीछे इतना मुश्किल नहीं होती वो चीज। कॉन्टेक्स्ट विंडो आप ये ध्यान रखें कि जितने नंबर ऑफ टोकन्स जीपीटी जनरेट कर सकते हैं ना एट अ टाइम, वो होती है उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो। ठीक है। उससे ज्यादा एक टाइम में जनरेट नहीं कर सकता। अ, आपने देखा होगा क्लाउड यूज कर रहे हैं तो वो कहते हैं लिमिट हिट हो गई है। आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं तो इनपुट आप एक लिमिट से ज्यादा नहीं दे सकते। ठीक है। वो कहते हैं लिमिट एक्सीड्स। तो जितना आप टोकन्स दे सकते हैं और इनपुट आउटपुट करवा सकते हैं, उसका जो होती है ना लिमिट, वो होती है कॉन्टेक्स्ट विंडो। कॉन्टेक्स्ट विंडो हो रही होती है जी। ठीक है। वो कितने टोकन्स को बेयर कर सकता है, कितने टोकन को वो कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है एट अ टाइम, प्रोसेस कर सकता है। ठीक है। कितने टोकन्स को प्रोसेस कर रहा है वो। उससे ज्यादा सारे टोकन्स आप दे रहे होंगे तो वो प्रोसेसिंग उसकी, क्योंकि आप खुद देखें, आप इंसानों की तरफ देखें कि एक बंदा आता है, वो आपको कहता है कि 10 चीजें प्रोसेसिंग के लिए दे देता है कि ये भी कर दो आप, ये वाला काम कर दो, ये वाला काम कर दो, ये वाला काम भी कर दो, और देन कहता है कि बाहर से दही ले आओ, ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो। 10 काम अगर आपको एक साथ कहा जाता है तो आपकी प्रोसेसिंग पावर स्लो हो जाती है।
आप उसको प्रोसेस नहीं कर पाते हैं एकदम से। ठीक है, तो आपका काम ये होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में हम देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट विंडो को जहन में रखते हुए उसको इस तरह की प्रॉम्प्ट बना के दी जाए कि वो बेस्ट हमें आउटपुट दे रहा हो। ठीक है, वोकेबलरी क्या होती है, जो चीजें वो टर्म्स यूज करेगा, जो टोकन जनरेट कर रहा होगा, जो उसके बाउंड्री के अंदर चीजें हो रही होंगी ना, टेक्स्ट जनरेट कर रहा होगा, वो उसकी वोकेबलरी हो रही होगी। ठीक है, जो उसकी बाउंड्री होगी टेक्स्ट जनरेशन की। स्क्रीन स्टिल शो नहीं हो रही? स्क्रीन शो हो रही है? ठीक है, तो एलएलएम्स की बेसिक आइडिया आप यहाँ से लगाएं कि एलएलएम्स जो होते हैं ना, ठीक है, एलएलएम्स इस तरह वर्क कर रहे होते हैं कि आप उसको इनपुट देंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट के वर्ड्स की वो टोकनाइजेशन करेगा, टोकन्स बनाएगा, उन टोकन की बेस के ऊपर आउटपुट जनरेट करेगा। ठीक है, उन टोकन की बेस के ऊपर वो आउटपुट जनरेट कर रहा होगा कि उस टोकन का मतलब निकाल, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा लेट्स से अली इज अ, वो क्या हमारे जहन में आ रहा है, बॉय हो सकता है, मैन हो सकता है, यहाँ पे वो गर्ल तो नहीं लगाएंगे ना, अली इज अ बॉय लगाएंगे या मैन लगाएंगे, इस तरह किड लगाएंगे या स्टूडेंट लगाएंगे, इस तरह ही लगा सकते हैं हम। तो बेस्ड ऑन द टोकन्स फिर वो डिसाइड करता है कि इसका अगला टोकन क्या हो सकता है बेस्ट। फिर पिछले सारी चीजें देख के प्रोसेसिंग करके उसका अगला टोकन वो टोकन कर रहा होता है, टोकन बाय टोकन उसको जनरेट कर रहा होता है पिछले टोकन्स को देख के, नेक्स्ट टोकन। और वो इतनी फास्ट स्पीड में कर रहा होता है कि आप देख रहे होते हैं कि टोकन जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो बैक एंड के ऊपर ये मैजिक नहीं हो रहा कि किस तरह चीजें जनरेट हो रही हैं। ये इस तरह होता है कि आपका टोकन, आपका वर्ड्स टोकन में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, उसको प्रोसेस करता है और बताता है कि ये इससे क्या मतलब निकल सकता है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली चीज जनरेट करूँ। ठीक है, वो इसका क्या मतलब कह सकता है। ठीक है, और बेस्ड ऑन द रिसर्च बैक एंड के ऊपर वो सर्चिंग भी कर रहा होता है, रिसर्चिंग कर रहा होता है, सब कुछ टेक्निक्स लगा के देन दी बेस्ट टोकन जनरेट करता है उसके अकॉर्डिंग, जो उसको मिला होता है टोकन, उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर दो बेस्ट टोकन होता है वो जनरेट कर रहा होता है, और इतनी स्पीड में करता है कि आपको लगता है कि ये मैजिक हो रहा है। ठीक है, बैकएंड के ऊपर प्रॉपर्टीज इस तरह वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे हम अपने ट्रांसफार्मर का जब टॉपिक आएगा तो हम इसको इन डेप्थ और कवर करेंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर का टॉपिक है ना, ये जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर है, तो ये एक स्पेशल काइंड ऑफ ट्रांसफार्मर है, इसको देखेंगे क्या होते हैं। ठीक है, इन डेप्थ वर्ड होंगे, तो बेसिक आपको आइडिया क्लियर हो गया है कि एलएलएम किस वर्क कर रहे होते हैं। जीपीटी आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा कि जीपीटी बैकएंड के ऊपर किस वर्क कर रहे होते हैं। चैट जीपीटी के अंदर आप प्रॉम्प्ट देते हैं, तो बैकएंड के ऊपर पीछे वर्किंग क्या होती है कि हमारा प्रॉम्प्ट जाता है, उसको टोकन्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, फिर बेस्ड ऑन द टोकन्स वर्ड बाय वर्ड, टोकन्स बाय टोकन्स नया आउटपुट जनरेट किया जाता है। ठीक है, इस तरह पीछे बैकएंड के ऊपर एलएलएम्स प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो एलएलएम्स की अंडरस्टैंडिंग हो रही है आपको? कोई सवाल हो किसी का? कोई क्वेश्चन हो किसी टाइप का? ठीक है, मूव ऑन करते हैं। टोकनाइजेशन, टोकन वोकैबुलरी, ठीक है, ये चीज़ हमने कवर कर ली। आ, उसके बाद मैं क्लाइंट पर्सपेक्टिव से भी बात करूंगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं, टोकन कॉस्ट कॉस्ट क्या होती है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, इसको हम अभी देखते हैं। ठीक है, अच्छा, ये टोकन लॉगेट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, वो क्या चीज होती है? कहाँ? इससे पिछली स्लाइड में। हम्म, कहाँ पे? अभी मुझे ये कॉन्शियसनेस वाली रीयूजेबिलिटी वाली स्लाइड नजर आ रही है, इससे पिछली स्लाइड जिसके ऊपर आप अ, ये एलएलएम्स का कॉन्सेप्ट बता रहे थे, यार टोकन जनरेट। हाँ, ये ठीक है, फाइनली टोकन लॉगेट्स आर प्रोड्यूस। ठीक है, मतलब कि इसको इसी तरह आप टर्म्स के इंग्लिश लिखे हुए ऐसा कोई टर्म नहीं। आप इसको देखिए ना कि जो टोकन है ना, टोकन्स के बेस के ऊपर न्यू टोकन्स जनरेट हो रहे हैं। आप इसको इस तरह कॉन्सेप्ट लें कि टोकन लॉगेट्स आर प्रोड्यूस के न्यू टोकन्स लीडिंग टू द सैम्पलिंग ऑफ द नेक्स्ट टोकन, क्या आपका नेक्स्ट टोकन जनरेट हो रहा है।
ठीक है, आपके इनपुट टोकन के बेस के ऊपर आपका नेक्स्ट टोकन जनरेट हो रहा है। सेंटेंस है, ठीक है, आपने उसको टोकनाइज कर दिया सेंटेंस को। अब उस सेंटेंस को वो टोकन्स को प्रोसेस कर रहा है, वर्ड टोकन बाय टोकन, इतने सारे टोकन्स को उसने प्रोसेस किया। बेस्ड ऑन द प्रोसेसिंग ऑफ दिस टोकन वो नया टोकन जनरेट कर रहा है, लीड कर रहा है नए टोकन्स के लिए, नेक्स्ट टोकन्स को लीड कर रहा है। ठीक है, पीछे बैकएंड के ऊपर किस्सा वर्किंग हो रही है। ठीक हो क्या? प्रॉम्प्ट सर दिया? थोड़ा सा मैं एक बात करना चाहता हूँ। जी जी। अच्छा सर, इस जो जहाँ मैंने कल पढ़ा था वो ये पढ़ा था, एलएलएम को मैं रीड कर रहा था, वो लकीली मुझको थोड़ा सा हम्म। मिल गया। तो उसमें ये कि जी। एलएलएम फॉर्म करने के लिए 4-5 जो है स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 कि आप डाटा इकट्ठा करते हैं, और उसमें हम्म। रूल ये है कि स्टूपिड इन स्टूपिड आउट। तो वो डाटा जो है उसको फिर ठीक उसके है। बाद आप उसको क्लीन करते हैं सेकंड स्टेप में। हम्म। और उसके जी बाद फिर जी। जब डाटा क्लीन हो जाता है तो फिर उस डाटा को जो है वो, जिस आप कह रहे हैं कि टोकन्स इशू होते हैं। अब जैसे हम्म। टोकन्स का मुझको एग्जैक्टली टोकन का मतलब समझ नहीं आया जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। तो मगर ठीक ये है। है कि मुझे ये पता चला था कि जैसे है दिस इज या अली इज अ बॉय। तो हम्म। जो क्वेश्चन आएगा कि हु इज अली, तो हु इज अली जो है इन इन तीनों को या इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा टोकन्स के अंदर, 4 या 5 या 6 जितने भी टोकन बनते हैं, हम्म। एज पर द हम्म। एल्गोरिथम जो भी उनका वो डिजाइन है एलएलएम का, हम्म। उसके हिसाब से टोकन बन जाएंगे। अच्छा, टोकन से हम्म। मतलब ये है कि टी एच को एक मिल गया, आई एस को एक मिल गया, या हु इज अली है तो हु को एक मिल गया टोकन, सपोज इज को एक मिल गया और अली को एक मिल गया। तो इस टोकन में जो है वो किसी उसमें सेट करते हैं आपके परसेंटेज इंपॉर्टेंस किसकी कितनी है, जो जहां तक मुझको पता चला, हम्म। एक दिस वाज वन ऑफ द मेथड कि अब हम्म। हु इज अली, तो अली की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। इज जो है वो हम्म। क्वेश्चन है तो उसकी उससे कम है, हम्म। और हु की उससे भी कम है। तो हम्म। इस तरह करके तो जो टोकन्स जो भी आपकी डेटाबेस होती है, उस डेटाबेस में कहीं लिखा होगा अली इज अ बॉय, बॉय का हम्म। एक होगा तो बॉय की एक परसेंटेज होगी, उसकी इंपॉर्टेंस होगी, हम्म। अली के साथ उसका रिलेशनशिप होगा। तो इस तरह करके हम्म। ये कुछ बनता है, और उसके बाद फिर ये जब आप टोकन जनरेट करते हैं, आप जो क्वेश्चन लिखते हैं हु इज हम्म। अली, तो ये टोकन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और फिर जो इससे इस जो अली, जैसे अली इज अ बॉय, तो बॉय का जो मोस्ट प्रोबेबल मैच होगा, मतलब सबसे जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी कि 100% मैच हो हम्म। गया अली के साथ, तो उसको फिर डिस्प्ले कर देगा एलएलएम आगे हम्म। जाके कि अली इज अ बॉय। इस तरह ही है कुछ, मुझे ये समझ आई थोड़ा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अब आपने क्या कि एलएलएम को हम वर्किंग किस तरह करते हैं, अभी हम एलएलएम की हम वर्किंग नहीं करवा रहे हैं उससे। तो अभी हम सिर्फ वेग सा आइडिया पढ़ रहे हैं कि जनरेटिव एआई क्या है, बैकएंड के ऊपर वर्क किस तरह करता है वो। ठीक है, हमने अभी वर्किंग नहीं करवाने। जब हम एलएलएम का टॉपिक पढ़ेंगे इन डेप्थ, अब जब हम प्रैक्टिकल टॉपिक पढ़ेंगे ना, इसके नाम हैंड्स ऑन कर रहे होंगे एलएलएम के साथ। ठीक है, अपना मॉडल को फाइन ट्यून करेंगे। ठीक है, तब हम इसकी डेप्थ के अंदर जाएंगे। अभी आपने, क्योंकि हमारा थर्ड लेक्चर है, अगर अभी मैंने इन डेप्थ, क्योंकि आपने तो पढ़ लिया है चीजें, ठीक है, आपने आर्टिकल पढ़ लिया एलएलएम का। बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा ये, क्योंकि मैं अगर इतनी टेक्निकलिटीज ओवर स्टेप कर दूंगा ना एट दिस टाइम, तो उनको सबको समझ नहीं आएंगी ये वाली बातें। ठीक है, तो हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिगिनर स्क्रैच से लेके जाएंगे इंशाल्लाह, और फिर हम इसको एडवांस की तरफ लेके जा रहे होंगे। अभी मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि एलएलएम वर्क किस तरह करता है, कि उसने प्रॉम्प्ट लिया, उसको टोकनाइजेशन में कन्वर्ट किया टोकन्स के अंदर। टोकन बेसिकली जो पॉपुलर टोकन्स होते हैं ना, वो 4 कैरेक्टर्स में कॉन्सिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, टोकन में कन्वर्ट किया, फिर उसकी बेस के ऊपर नया टोकन निकाला। अभी हम इसकी डेप्थ में नहीं जा रहे कि वो बेस क्या लगाई, कि वो किस बेस के ऊपर उसने नया टोकन लगाया। अभी आपको इतना जानने की जरूरत है कि टोकन्स में कन्वर्ट किया, टोकन्स की बेस के ऊपर नया टोकन निकला। ठीक है, हम प्रायोरिटी मैट्रिक्स देखेंगे, किसकी प्रायोरिटी कितनी है, किसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, किस टाइम के ऊपर क्या टेक्निक लगनी है, किस तरह प्रोसेस करना है, वो हम आगे इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी ये टेक्निकलिटीज है, टेक्निकल टर्म्स है। अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि एलएलएम वर्क किस तरह करता है। आपने तो पढ़ लिया आर्टिकल, ठीक है, आपको तो वर्किंग की समझ होगी, पहले कभी आपने पढ़ा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको आज पहली मरतबा वर्किंग की समझ आ रही होगी कि जीपीटी किस तरह वर्क करते हैं बैकएंड के ऊपर, तो हम स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह जा रहे होंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो रहा है कि हम जनरेटिव एआई क्या होती है उसका आइडिया लें, और उसके बाद एलएलएम्स और डिफ्यूजन मॉडल्स को पढ़ें, कि वो अभी हम डिफ्यूजन मॉडल्स को पढ़ेंगे। मैंने स्टार्ट इसी तरह किया था कि बिल्कुल हम हायर लेवल पिक्चर ले रहे हैं, जिससे हम जहाज के अंदर बैठे हुए हैं और जहाज में बैठ के नीचे देख रहे हो चीजों को, इतनी हायर लेवल टर्म्स ले रहे हैं। आगे हम डेप्थ में जाएंगे, ठीक है, इंशाल्लाह आगे हम डेप्थ में जा रहे होंगे। और डिफ्यूजन मॉडल्स भी पढ़ेंगे। डिफ्यूजन मॉडल्स की तो बहुत डेप्थ है, डिफ्यूजन मॉडल्स में मैं आपको एक हायर लेवल पिक्चर दूंगा।
ठीक है, हो सकता है किसी ने डिफ्यूजन मॉडल का आर्टिकल पढ़ा हो, तो वो डेप्थ मेरे से मांग रहे हो, तो डेप्थ हम इंशाल्लाह आगे इसको कवर करेंगे। ठीक है, अभी तक जितना मैंने आपको बताया वो क्लियर है आप लोगों को कि टोकनाइजेशन में कन्वर्ट होते हैं वर्ड्स। टोकन होता है 4 कैरेक्टर्स के ऊपर। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर टोकन 4 कैरेक्टर्स के ऊपर होगा, वो टोकन में कन्वर्ट करेगा, उसको टोकनाइजेशन होगी, फिर बेस्ड ऑन द टोकन्स हम नए टोकन्स को जनरेट करेंगे। ठीक है, जी ठीक है। ठीक है, मूव ऑन करें। जी प्लीज। ओके, आगे हम इसकी फाइन ट्यूनिंग देख रहे होंगे, आगे हम इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे कि हमने किस रात में तैयार करना है एलएलएम्स। ठीक है, ओके, टोकन कॉस्ट कॉस्ट। ठीक है, अब दो तीन चीजें होती हैं, ठीक है, कि टोकन कॉस्ट आप किस तरह कैलकुलेट करते हैं। आप क्लाइंट के लिए फॉर एग्जांपल आपने एक जीपीटी बना के दे दिया, क्लाइंट आता है कहता है कि मुझे डॉक्टर जीपीटी चाहिए या XYZ जीपीटी चाहिए, जिसको हम फाइन ट्यून करके उसको दे दिया। ठीक है, अब उसकी कॉस्ट आएगी, कुछ टोकन्स की कॉस्ट आएंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने चैट जीपीटी को यूज करना है ना, आगे हम देखेंगे कि कोडिंग में किस तरह यूज करते हैं चैट जीपीटी को, कोडिंग में किस तरह यूज करते हैं, ठीक है, उसकी एपीआई की मदद से किस तरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी टोकन कॉस्ट आती है। तो ये बताना जरूरी होता है क्लाइंट को भी। अगर आपको टोकन कॉस्ट पता हो, बताना आती होगी, तभी तो आप क्लाइंट को बताएंगे ना। क्योंकि क्लाइंट आके पूछता है कि इसकी मेंटेनेंस कितनी होती है, मेंटेनेंस में आपको बताना पड़ता है कि आपको मंथली इतना पे करना पड़ेगा, हो सकता है कि इतना चैट जीपीटी को पे करना पड़े। तो आपको पहले से ये क्लाइंट को बताना पड़ती है चीजें। तो हो सकता है कि अगर आप इतनी रिक्वेस्ट इतने टोकन जनरेट करवा रहे हैं, तो हो सकता है आपका बिल इतना बने। आप एक रफ एस्टिमेट देते हैं, कभी भी एग्जैक्ट एस्टिमेट नहीं लगा सकते हैं आप इस चीज का, लेकिन आपको पता होना चाहिए टोकन कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, बेस्ड ऑन द टोकन जनरेशन, तो डिफरेंट एपीआई प्रोवाइडर्स ना, एपीआई प्रोवाइडर आप अभी देखें, इतना ही समझें कि चैट जीपीटी, क्लॉड, हम इसकी एपीआई लेते हैं, हम इसको इस्तेमाल करने के लिए अपनी कोडिंग के अंदर ना चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लॉड को इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों को इस्तेमाल, डीपसीक वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं हम अपने कोडिंग में, अपने अपने यूज केसेस के लिए। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट होती है कि जितने टोकन हम उससे जनरेट करवाएंगे उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको क्लाइंट को बताना पड़ता है कितनी बिलिंग हो रही है। ठीक है, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक इट सेल्फ कॉन्सेप्ट हो रहा होगा नया, कि हमने किस तरह, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टोकन है ना, हमने लिमिटेड टोकन्स लेने हैं, उसी टोकन्स के बेस के ऊपर हमने नए टोकन जनरेट करवाने हैं। तो हमने बड़ी अहमियत के साथ, बड़े सोच समझ के उन टोकन्स को यूज करना है इनपुट के अंदर। जो हम इस इनपुट भी देते हैं ना, इनपुट भी तो प्रॉम्प्ट दे रहे हैं ना हम जनरेटिव एआई को, तो हमने बड़े सोच समझ के उसको यूज करना है इन द फॉर्म ऑफ टोकन्स। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इसकी नई फील्ड निकली थी कि हमने चैट जीपीटी, इट्स लाइक आपके पास एक पूरी अथॉरिटी मौजूद है जो आपके सब कुछ कर सकता है और आपको सवाल करना है उससे। ठीक है, सवाल करना आना भी इटसेल्फ इज अ फन होता है। ठीक है, अगर आपने सही तरह उससे सवाल कर लिया, सही तरह उससे पूछ लिया प्रॉब्लम के, इस तरह करके आपने मुझे सॉल्व करके देना है, तो वो करके दे देगा। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इटसेल्फ इज अ फील्ड बन चुकी है। ठीक हो गया। तो टोकन कॉस्ट आपको एक पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि आपके कितने टोकन की और ये आपको क्या, ये एपीआई प्रोवाइडर्स के ऊपर जाके आपको पता लग जाएगी। ठीक है, जब हम चैट जीपीटी की एपीआई यूज करेंगे तो इसको कवर कर लेंगे कि हमने टोकन कॉस्ट के साथ देख लिया। ठीक है, कि पर पर कितने टोकन, पर मिलियन टोकन, पर थाउजेंड, कितनी आपको कॉस्ट कॉस्ट पड़ सकती है। ठीक है, और चैट जीपीटी का आईक्यू सरपास कर चुका है इस टाइम ना ह्यूमन आईक्यू से। चैट आईक्यू होता है ना आपका, एक बंदे का आईक्यू होता है कितना इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है, तो चैट जीपीटी का आईक्यू इस वक्त ह्यूमन लेवल से पास कर चुके हैं। ठीक है, तो एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि चैट जीपीटी का जो आईक्यू है ना वो पास करते जा रहा है, और अभी तो इसमें इन्हांसमेंट हो रही है। अभी तो चैट जीपीटी 5 नहीं हुआ है, तो आगे तो इसमें और इन्हांसमेंट होनी है। ठीक है, किसी का यहाँ तो कुछ सवाल हो? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही या हो रही है? ठीक हो गया। अभी हमने बिल्कुल हायर लेवल पिक्चर देख ली है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की। जनरेटिव एआई के अंदर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के अंदर देख ली, जिसकी बेस के ऊपर टेक्स्ट जनरेट होता है। अब हम बिल्कुल हायर लेवल पिक्चर देखने वाले हैं,
डिफ्यूजन मॉडल्स की। ठीक है, डिफ्यूजन मॉडल्स क्या होते हैं? डिफ्यूजन मॉडल्स कैटेगरी आती है कंप्यूटर विजन की। डिफ्यूजन मॉडल्स फॉल कहते होंगे कंप्यूटर विजन के अंदर, क्योंकि डिफ्यूजन मॉडल्स के थ्रू हम क्या जनरेट कर रहे होंगे? इमेजेस। इमेज और वीडियोस की कैटेगरी में जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था कि इमेज जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ डाटा है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर नहीं होता कोई, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ डाटा था। और फिर ये तीन फील्ड्स निकली ही क्यों थी? तीन अनस्ट्रक्चर्ड जो डाटा थे उनसे तीन फील्ड्स निकल गई थी, टेक्स्ट से एनएलपी, सीवी, और इमेजेस से और स्पीच से रिकॉग्निशन से, स्पीच से स्पीच रिकॉग्निशन। ठीक है, तो फ्यूजन मॉडल्स जो होते हैं ना वो मेनली टारगेट कर रहे होंगे कंप्यूटर विजन की फील्ड को। सबसे पहले हम कंप्यूटर विजन की फील्ड अगर टारगेट कर रहे हैं तो कंप्यूटर विजन के अंदर क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही होती हैं? इमेजेस और वीडियोस। और हमने पहले लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि कंप्यूटर जो होता है वो जीरो और वंस के फॉर्म में समझ रहा होता है चीजें। ठीक है, तो इमेज किस तरह समझेंगे कंप्यूटर? ठीक है, इमेज को भी तो समझाना होगा ना, इमेज किस तरह कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं? इमेज को सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं, डिजिटलाइज करते हैं। इमेज को हम कंप्यूटर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तभी तो हम उससे कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डाटा निकाल सकते हैं ना। ठीक है, इमेज क्या है? विड्थ और हाइट है ना, तो हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मैट्रिक्स का आपको आइडिया होगा क्या होता है? ठीक है, मैट्रिक्स मैथ का सिंपल टर्म है कि रोज एंड कॉलम्स हो रहे होते हैं, आपके रोज एंड कॉलम्स हो रहे होते हैं, इस फॉर्म के अंदर हम इमेजेस को कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इमेजेस बैकग्राउंड के ऊपर क्या होती है? पिक्सल्स होते हैं इमेजेस के। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इमेज है, तो मैं उसके उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन करनी है तो सबसे पहले उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा डिजिटल फॉर्म के अंदर। डिजिटल फॉर्म के अंदर किसका कन्वर्ट होता है? एक मैट्रिक्स बनता है, और फिर उस मैट्रिक्स को हम इनपुट देते हैं किसी मॉडल को। उस मैट्रिक्स को हम इनपुट दे रहे होते हैं किसी मॉडल को। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है कि इमेज जो होती है वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ डाटा है, उसको हमने प्रोसेसिंग करनी है उसके ऊपर, तो सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कंप्यूटर की फॉर्म में, डिजिटलाइज करना पड़ेगा इमेज को। डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फिर पिक्सल्स का फॉर्म आते हैं, जो होते हैं ना आपका इमेज, वो पिक्सल्स फॉर्म में हो रही होती है। ठीक है, कंप्यूटर विजन का टॉपिक आएगा तो हम इन डेप्थ इसको अगेन कवर करेंगे। ये हायर लेवल पिक्चर्स आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही हो। अब तो हमने पाइथन कोडिंग तक स्टार्ट नहीं की। ठीक है, फिर आपका इंशाल्लाह चीजें क्लियर होती जाएंगी साथ साथ, तो होता है ना, पजल सॉल्व होते जाएंगे। इमेज के अंदर ना तीन बेसिक कलर होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, आरजीबी बेसिक आइडिया कि इमेज जो बनती है ना वो तीन बेसिक कलर से बनती है, रेड से बनती है, ग्रीन से बनती है, ब्लू से बनती है। ठीक है, और इमेज के होते हैं पिक्सल्स, पिक्सल्स फॉर्म में उसका डाटा पड़ा हुआ है, पिक्सल होता है, हर 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 डॉट के ऊपर एक पिक्सल पड़ा होता है, हर डॉट के ऊपर एक पिक्सल पड़ा होता है। यहाँ पे एक डॉट है ना इमेज का, तो एक पिक्सल है। तो उसको जब हमने डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले तो हमें इसका मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप इतना इतना अंडरस्टैंड करें कि आरजीबी है ना, तीन कलर इन्वॉल्व होते हैं, तीन मैट्रिक्स हम बना देंगे, रेड, ग्रीन और ब्लू। इसके ऊपर रेड की एक वैल्यू पड़ी हुई होगी, ग्रीन की एक वैल्यू पड़ी होगी, ठीक है, 0 से 255 तक इधर एक वैल्यू पड़ी हुई होगी। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक नया कलर बन रहा होगा, यहाँ पे जीरो कुछ भी हो सकती है वैल्यू। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल ये वाइट है, तो इसके एक अलग अलग कलर वैल्यू होगी। ठीक है, हेक्स कोड कहते हैं उसको। इसका ग्रीन है तो इसका अलग हेक्स कोड होगा, रेड है तो इसका अलग हेक्स कोड होगा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? इमेज को डिजिटलाइज करना। इमेज जब तक डिजिटलाइज नहीं होगी तो वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते ना इमेज। इमेज क्या है? इमेज तो सिर्फ एक, हमारे पास पिक्चर है ना, तो हमें उसको डिजिटलाइज भी तो करना है। ठीक है, तो डिजिटलाइज करने के लिए ताकि कंप्यूटर उसको एक्चुअल में अंडरस्टैंड कर सके तो फिर हम उसके मैट्रिक्सेस बनाते हैं। ठीक है, इन डेप्थ किस पोजीशन पे जाके क्या रखना है, क्या हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क पढ़ेंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क है जो सीवी में ज्यादा काम आ रहा होता है। ठीक हो गया, तो अभी के लिए सबसे पहले इमेज आती है आपके पास, उसको हमने डिजिटलाइज करना होता है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। इमेज आई, उसको हमने डिजिटलाइज करना है।
अभी ज्यादा आपको इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, आप बस एक क्लियर पिक्चर बनाए अपने माइंड के अंदर कि बैकएंड के ऊपर चीजें वर्क किस तरह कर रही होती है। ठीक है, टोकनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, डिफ्यूजन मॉडल के अंदर हम डीप डाइव कर रहे हैं। कि सबसे पहले आपके पास एक इमेज आई है, ठीक है, उसको हम 2D मैट्रिक्स के अंदर, ग्रिड्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, हमारा RGB चैनल बनता है। इमेज 3 कलर्स के कॉम्बिनेशन से बनती है, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, जो डिजिटल इमेज होती है। फिर हम 3 मैट्रिक्स बनाते हैं जो आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं, और तीनों कॉम्बिनेशन से कम कलर निकल रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे 3 मैट्रिसेस होते हैं। ठीक है, जो इस तरह ओवरलैप हो रहे होते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा हो रहा होता है इमेज के ऊपर कोई भी पिक्सल के अंदर, बाइनरी में भी कर सकते हैं लेकिन हम ज्यादातर पिक्सल फॉर्म में करते हैं 0 से 255 तक। ठीक है, बाइनरी में भी कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं इसके। हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क पढ़ेंगे तो हम जब एक्चुअल में मैथमेटिकल कन्वर्जन करेंगे ना इसकी, तो फिर हम उसको डीप डाइव में जाएंगे। कलर कलर आपने पैलेट देखा होगा, कलर कोड देखे होंगे, तो वो 0 से 255 के दरम्यान जा रहे होते हैं, बिट्स में जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने इमेज को डिजिटलाइज करना है इन द फॉर्म ऑफ, क्या कहते हैं, ग्रिड्स और मैट्रिसेस। पहला काम आपका होगा, इमेज को डिजिटलाइज किया ताकि हम उसको यूज कर सके ना एफिशिएंटली। इमेज को यूज करने के लिए उसको ऐसे ही फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना जो कि अंडरस्टैंड कर रहा है हमारे मॉडल से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि आगे थोड़े थोड़े टेक्निकल टर्म शुरू होने वाली है। आज का थोड़ा टेक्निकल लेक्चर है, तो अगर कहीं पे भी कुछ समझ नहीं आ रही तो आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। ऑल क्लियर? ठीक है, अगेन अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। डिफ्यूज, जी जी, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा ये हो रहा होगा कि इमेज को डिजिटलाइज किया जाए। अब एक नया कॉन्सेप्ट आने वाला है नॉइस का। ठीक है, इतने इतने वैग कॉन्सेप्ट, इतने मुश्किल डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आ रहे हैं क्योंकि हमने अभी तक कंप्यूटर विजन को इन डेप्थ में नहीं ना पढ़ा, तो हम डिफ्यूजन मॉडल को पढ़ रहे हैं। तो हमें काफी चीजें ओवरलैप कर सकती हैं, टेक्निकलिटीज कर सकती हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पे बिगिनर्स हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ना, आप थोड़ा नॉइस का ना, मैं नॉइस क्या चीज होती है उसको ना थोड़ा पिक्चर बनाता हूँ। ठीक है, फिर डिफ्यूजन मॉडल की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहला हमारा काम यही हो रहा होगा कि हमने डिजिटलाइज कर दिया। ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, पहले हम डिफ्यूजन का मतलब तक चलते हैं, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। फ्यूज, आपने एक चीज होती हुई देखी है, डिफ्यूज हो रही है। लेट्स से आपने एक हीटर ऑन की है। ठीक है, कमरे के अंदर हीटर ऑन की है, तो सबसे पहले हीटर के जो पास पास एयर होगी ना, वो गर्म होगी। इस तरह ही होता है, पूरा कमरा तो एकदम गर्म नहीं हो जाएगा ना। फिर जो हीट बिल्कुल पास है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज होगी नेक्स्ट पार्टिकल्स के ऊपर, फिर नेक्स्ट पार्टिकल्स के ऊपर, बिल्कुल एकदम स्पीडली नहीं होगी, बिल्कुल स्लोली स्लोली डिफ्यूज हो रही होगी एक चीज। हीट हीटर ऑन की है, हीटर ऑन करने के बाद थोड़े से आपकी इतनी इतनी जगह के ऊपर हीट होती है, फिर एक टाइम आता है कि इतनी हीट हो जाती है पूरे कमरे के अंदर कि पूरा कमरा, एक जो हमने हीटर के अंदर स्पेसिफिक टेम्परेचर सेट किया होता है ना, पूरा कमरा वैसा हो सकता है, हो जाता है। इसी तरह ही होता है, डिफ्यूज हो रहे हैं। इसके एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पे कारपेट के ऊपर मेरा पानी गिरता है। ठीक है, तो पानी पहले देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा होता है कपड़े के ऊपर, एकदम से नहीं पूरा फैल जाता। अगर हम ड्रॉप डालें पानी का, तो वो आहिस्ता, पानी का ड्रॉप भी छोड़े, अगर आप इंक का या ब्लड का ड्रॉप डालें किसी चीज के ऊपर, कपड़े के ऊपर, तो आप देखेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज हो रहा होता है। ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है डिफ्यूजन। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज होता है, उसको डिफ्यूजन डिफ्यूजन कह रहे हैं। क्या आगे इसको कॉन्सेप्ट को मैं रिलेट करता हूँ। अभी मैंने हीटर की एग्जांपल ली थी। ठीक है, कि मैंने एक टेम्परेचर सेट किया और मैंने हीटर को ऑन कर दिया। अब वो कमरे को हीट करना शुरू कर रहे हैं। उसने पहले इतने मॉलिक्यूल्स को हीट किया, फिर हीट ट्रैवल की है। ठीक है, हीट ट्रैवल की है, बिल्कुल नियरेस्ट मॉलिक्यूल्स में ट्रैवल कर करके उसने पूरे कमरे को हीटअप कर दिया। ठीक है, अब मैंने कमरे को हीटअप कर दिया है, अब मैं इसका रिवर्स प्रोसेस भी तो कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं हीट को निकाल दूं या
ठंडक करना शुरू कर दूं तो कमरा तो वापस अपने टेम्परेचर को वापस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इट्स लाइक कि मैंने एक चीज की है और उसके बाद मैं दोबारा वो कर रहा हूँ तो मैं उस चीज के अंदर बैक आ जाऊंगा ना वापस। इट्स लाइक कि मैंने एक चीज इनकोड की है। कोडिंग इनकोडिंग पता है ना आपको, इनक्रिप्ट का अभी मैंने उस दिन भी बताया था। इनक्रिप्ट किया मैंने, अली को इनक्रिप्ट कर दिया है, उल्टा कर दिया है, ILE। ठीक है, अब मैं उसको दोबारा उल्टा करूंगा तो वापस अली बन जाएगा ना। इनकोड किया है फिर डिकोड कर दिया है, इस तरह ही होता है ना चीजें, कि मैंने एक चीज इनकोड की है फिर उसको वापस उल्टा करूंगा तो डिकोड हो गई है। ठीक है, तो हम नॉइज ऐड करने का मकसद पता है क्या होता है। इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को, कि या तो मैं इस तरह करूँ कि यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, या स्कूल की एग्जांपल ले लेते हैं। या तो मैं इस तरह करूँ कि एक बच्चा है, उसका नाम भी सेव करूँ, उसके फादर्स का नाम भी सेव करूँ, उसका एड्रेस भी सेव करूँ, उसका फोन नंबर भी सेव करूँ। ठीक है, कॉल करने के लिए उसको ये सारी चीजें बोलूँ, या तो मैं उसका सिर्फ रोल नंबर बोल दूँ। ठीक है, रोल नंबर क्या है, ऐसी इन्फॉर्मेशन है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो कि बिल्कुल उसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो हमारा मकसद पता है क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इमेज है, लेट्स से एक इमेज है मेरे पास, तो मैं उसको पता ही करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इमेज का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, लेट्स से 1024 बाय 1024 इमेज का साइज है, तो ये मिलियंस ऑफ पिक्सल्स बन जाते हैं। तो इमेज का साइज जितना बड़ा होता रहेगा उतनी ज्यादा कंप्यूटेशन हमारी लगती रहेगी, कॉस्ट बढ़ती रहेगी, कंप्यूटेशन हमारी यूज होंगी, उतना ज्यादा प्रोसेसिंग यूज हो रही होगी। जितना साइज हमारा, क्योंकि ये 124 बाय 124 नॉर्मल इमेज का साइज है, एक नॉर्मल सी इमेज है। ठीक है, आपने देखा होगा इमेज के साइजेस जो होते हैं ना, विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, इस तरह ही होती है इमेज, हाइट होती है और विड्थ होती है। ठीक है, ये इसकी हाइट है और ये इसकी विड्थ है, इसी तरह इमेज हो रही होती है। तो एक बड़ा कॉमन सा इमेज का साइज है 124 1024 बाय 1024, और ये इसको आप मल्टीप्लाई करें ना जरा, तो ये मिलियंस ऑफ नंबर बनते हैं। तो या तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं सारा ही डाटा स्टोर कर लूँ। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ मैं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो, क्योंकि टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। या तो मेरी एग्जांपल, मैं आप एक और एग्जांपल देता हूँ कि मुझे आपके घर आना है। ठीक है, एक ऑप्शन है कि मैं पूरा आपका घर ही उठा के रख लूँ अपने पास। ठीक है, वैग से एग्जाम्पल है ये। और या एक ऑप्शन है कि मैं आपके घर का एड्रेस रख लूँ या आपकी इतनी इन्फॉर्मेशन रख लूँ जितनी मुझे जरूरत है, और जब मुझे उसको चाहिए हो तो फिर मैं उसको इन्फॉर्मेशन को दोबारा खोल लूँ। तो नॉइस ऐड करने का मकसद पता है क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे इमेज का साइज बहुत बड़ा है, ठीक है, तो मैं उसके अंदर नॉइज ऐड कर देता हूँ और सिर्फ उतनी ही डिटेल्स रखता हूँ, उतनी डिटेल्स रखता हूँ जितनी मेरे लिए जरूरी है, जिस डिटेल से मैं वापस इमेज के पास जा सकता हूँ। इमेज इमेज में नॉइज ऐड की, मैंने अपने पास रख ली उस इमेज को, उस इमेज का साइज छोटा हो गया मेरे पास। छोटा होने का मकसद क्या हुआ, उस इमेज को कंप्रेस कर दिया मैंने, अब उसके ऊपर कम कंप्यूटेशन लगेगी। ठीक है, उसका मैंने नॉइज ऐड की और मैंने इन्फॉर्मेशन उसकी रख ली कि अगर मुझे वापस बैक जाना पड़े ना उसके ऊपर, तो मैं इजीली उस इमेज को वापस रिटेन कर लूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ एक। नजर आ रही है सबको एग्जांपल। नॉइज ऐड करने का मकसद ये नहीं होता कि मैंने तो इमेज खराब कर दी। मकसद ये होता है कि मुझे इमेज का सिर्फ उतना ही डाटा रख लूँ कि जितनी मुझे जरूरत है, मुझे स्टोरेज वेस्ट नहीं करनी, कंप्यूटेशन वेस्ट नहीं करनी, उतना डाटा रख लिया। देन जब भी मुझे जरूरत पड़ी ना उसकी एक्चुअल इमेज की, तो फिर मैंने उसी नॉइस की मदद से दोबारा इमेज में चला गया। जी, स्क्रीन शेयर हुई, अब हुई है स्क्रीन शेयर। ये वीडियो चल रही होगी एक। ठीक है, ये इमेज है, मैंने इसका रिवर्स प्रोसेस लगाया, मुझे इमेज वापस मिल गई। अब मैं इसको नॉइस के फॉर्म में रख सकता हूँ अपने पास। ठीक है, यहाँ तक आपको आइडिया इतना क्लियर हुआ है कि हमने नॉइस क्यों ऐड करनी है इमेज के ऊपर, कि हमारे पास एक इमेज थी उसके ऊपर मैंने नॉइज ऐड की। ठीक है, जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मैंने अपने पास रख ली नॉइज ऐड करके। ठीक है, उसके बाद मैंने नॉइज ऐड करने के बाद क्या कहते हैं, जब भी मुझे, इट्स लाइक आप इस तरह सोच देखे ना, मैंने एक पेपर लिया, पेपर के ऊपर एक ड्राइंग है। ठीक है, अ, एक तस्वीर बनी हुई है।
मैंने उसके ऊपर लकीरें मारना शुरू कर दी। अब वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ लाइंस बनी हुई है। ठीक है। और जब मुझे वो तस्वीर वापस चाहिए, मैं उस लकीरों को निकाल लूँ उसमें से, वो तस्वीर मेरे पास वापस आ जाएगी। इसको करने का मकसद पता है क्या है? इसको करने का मकसद ये है कि साइज को रिड्यूस कर दें, कैपिटेशन को रिड्यूस कर दें, हम चीजें उतनी रखें जितनी हमें जरूरत है। ठीक है। एक केस के अंदर मुझे नाम भी रखना पड़ रहा है, उसके फादर का नेम भी रखना पड़ रहा है, क्योंकि नाम तो कॉमन हो सकते हैं ना दो बंदों के। तो मुझे एक बंदे को स्पेसिफाई करना है, तो मुझे नाम भी रखना है, फादर नेम भी रखना है। इससे क्या मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन ना रख लूँ कि जो छोटी हो और उससे बंदा रिप्रेजेंट भी हो जाए। ठीक है। और अगर मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन कभी भी चाहिए हो, तो मैं रोल नंबर पे जाके देख लूँ कि ये किसका रोल नंबर था। ठीक है। तो नॉइज का कॉन्सेप्ट समझ हुआ है कि हम नॉइज क्यों ऐड करते हैं। ठीक है। और इसको स्पेशल तरह की नॉइज कहते हैं, गॉसियन नॉइज। कोई क्वेश्चन हो भी पूछ लें, क्योंकि फिर इससे आपके डिफ्यूजन मॉडल्स जो होंगे ना, उसकी पिक्चर क्लियर होगी कि डिफ्यूजन मॉडल्स किस तरह वर्क करते हैं। कोई क्वेश्चन हो पूछ लें। ठीक है। इमेज को हमने डिजिटलाइज करना होता है। ठीक है। डिजिटलाइज कर दिया, डिजिटलाइज करेंगे तभी तो हमें वो जरूरत पड़ रही होगी ना। ठीक है। हमारा मकसद होता है नॉइज ऐड करने का, क्योंकि हम बहुत ज्यादा जगह पे ना कंप्यूटर वीएन के अंदर नॉइज ऐड करेंगे। काफी जगहों के ऊपर करेंगे हम नॉइज ऐड। आगे आप देखिएगा जब हम कंप्यूटर वीएन के टॉपिक को टच करेंगे ना, तो नॉइज बहुत ज्यादा ऐड करते हैं हम, क्योंकि कंप्यूटेशन को रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए एक इमेज है मेरे पास, कैट की इमेज पड़ी है, मैं उसके ऊपर नॉइज ऐड कर दूंगा, उसका साइज रिड्यूस हो गया, और तो मुझे वो उस इमेज को वापस चाहिए होगा ना, तो मैं उसके ऊपर वापस अच्छी चीजें अप्लाई कर दूंगा। ठीक है। वापस से मैं रिवर्स प्रोसेस के ऊपर गया उसके, और मुझे वापस चीज मिल गई, नॉइज से मुझे वापस मिल गई। इट्स लाइक मैंने नॉइज ऐड की। वो एग्जांपल कि मैंने कमरे को गर्म किया, और जब मुझे वापस ठंडा चाहिए तो मैंने कमरे को वापस रिवर्स कर दिया, ठंडा कर दिया। ठीक है। जितनी जरूरत थी उतनी चीजें ली, और हमने यहाँ पे यूज कर ली चीजों को। ठीक है। लेटेंट की तरफ अभी आता हूँ, कि बड़ा मुश्किल लफ्ज आपको लेटेंट नजर आ रहा है। नॉइस का आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इससे पहले ना हम एक और चीज को कवर कर लेते हैं। एक और चीज देखते हैं। ये स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल है। ठीक है। स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल। तो इसको स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल क्या कर रहा है, ये पीछे बैकएंड के ऊपर क्या इमेजेस जनरेट करके देगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं इसको आपको लिंक दे दूंगा, रन कर लेते हैं। ठीक है। एज एन एग्जांपल ही रन कर लेते हैं, कैट मुझे चाहिए। ठीक है। आप साइज का हाइट वगैरह बता सकते हैं, चीजें बता सकते हैं। ठीक है। उसने मुझे कैट की इमेज जनरेट करके दे दी है, फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट है। हगिंग फेस के ऊपर आपको इस तरह के बहुत ज्यादा मॉडल्स मिलेंगे। ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास मॉडल है। देखिए मैंने कैट लिखा, उसने मुझे बड़ी प्यारी सी कैट की इमेज जनरेट करके दे दी। ठीक है। अब हम इसके इसकी प्रोसेसिंग देखेंगे कि मैजिक हुआ किस तरह। कि मैंने कैट लिखा था, तो इसने मुझे कैट की इमेज किस तरह जनरेट करके दी मुझे कैट की। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बैकएंड के ऊपर प्रोसेसिंग किस तरह हुई। बैकएंड के ऊपर प्रोसेसिंग से क्या हुई, ये कैट क्या चीज, ये चीज क्या है, ये चीज प्रॉम्प्ट है ना। मैंने अभी आपको बताया था कि हम जो भी इनपुट दे रहे होते हैं वो प्रॉम्प्ट देते हैं। ये प्रॉम्प्ट है। बैकएंड के ऊपर पता है क्या किया, प्रॉम्प्ट को ना इसने एक रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दिया, वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, कैट। ठीक है। प्रॉम्प्ट को कन्वर्ट किया इसने एक वेक्टर के, बिल्कुल हाई लेवल पे बता रहा हूँ मैं आपको। कैट के अंदर, कैट के अंदर कन्वर्ट किया, साथ इसकी एक, इसने नॉइज वाली इमेज दे दी इसको। अभी हमने पढ़ी है नॉइज वाली इमेज। ठीक है। कैट थी और नॉइज वाली इमेज थी इसके पास। एक कैट कैट का रिप्रेजेंटेशन दी इसको, प्रॉम्प्ट जो था हमारे पास वो दी, नॉइज की इमेज दे दी। वो टोकन बाय टोकन उठाता रहेगा, और उससे इन्फ्लुएंस होके इसको रिवर्स प्रोसेस हो जाता रहेगा। नॉइज है ना हमारे पास, हम उस नॉइज से क्रिएट कर रहे हैं क्या, एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि वापस रिवर्स प्रोसेस जा सकते हैं। तो बैकएंड के ऊपर किसका वर्क करता है, हमारे पास एक नॉइज की इमेज होती है, सिंपल नॉइज की इमेज होती है। ठीक है। यहाँ से हमारी रिप्रेजेंटेशन आ रही है प्रॉम्प्ट की,
प्रॉम्प्ट उठाया जा रहा है और उस प्रॉम्प्ट से इन्फ्लुएंस हो जा रहा है वो, और वो इन्फ्लुएंस होके उस टाइप की इमेज क्रिएट करे जा रहे हैं। ठीक है। अगेन अगेन मैं आपको बताता हूँ, इसके फिर एग्जांपल लेते हैं कि एक बच्चा था, उसने ड्राइंग की, किसी भी चीज की ड्राइंग कर ली, ठीक है, उसके ऊपर लकीरें मार दी। अब उसके पास क्या है, सिर्फ लकीरें हैं, नॉइज है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ नॉइज पड़ा हुआ है। अब मैं बच्चे को कह रहा हूँ कि ये इमेज पता है किसकी थी, उसने नॉइज, उसने लकीर लाइंस को रिमूव करना है, और बच्चे के दिमाग में डाले जा रहा हूँ कैट की इमेज थी, ये कैट की इमेज थी। अब वो लाइन रिमूव कर रहा है ना, तो वो इस तरह रिमूव कर रहा है कि कैट की इमेज बने, नॉइज को रिमूव कर रहा है ना, तो वो मेरे अल्फाज से इन्फ्लुएंस हो रहा है, मैं उसको बताया जा रहा हूँ, प्रोसेस करवा रहा हूँ कि कैट की इमेज थी ये कैट की इमेज थी, उसको मैं बोले जा रहा हूँ। तो अब वो जब नॉइज को रिमूव कर रहा है ना बैकएंड के ऊपर, तो वो इन्फ्लुएंस हो रहा है मेरे इस प्रॉम्प्ट से, नॉइज हमने दी है उसको एज एन इनपुट। अब वो इन प्रॉम्प्ट से इन्फ्लुएंस होके नॉइज को रिमूव कर रहे हैं, और जब नॉइज प्रॉपर रिमूव होगी तो हमारे पास इमेज आ जाएगी, और वो इमेज किसकी होगी, जो हमारी प्रॉम्प्ट होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को कि डिफ्यूजन मॉडल बैकएंड के ऊपर किस तरह काम करते हैं, कि हमारे हम प्रॉम्प्ट देते हैं, प्रॉम्प्ट दी, हमारे पास नॉइज है, सिर्फ नॉइज, नॉइज की इमेज इनपुट हो रही है। ठीक है, उस प्रॉम्प्ट से इन्फ्लुएंस हो होके वो नॉइज रिमूव कर रहे हैं, नॉइज रिमूव करके बैक एट एट दी एंड जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो क्या है, वही आ रहा है रिजल्ट, जिस जो हम उसको इन्फ्लुएंस करवा रहे हैं, जिस चीज से हमने प्रॉम्प्ट से इन्फ्लुएंस करवाया तो प्रॉम्प्ट आ रही है, वही वही चीज आ रही है। जैसा मैंने कैट था ना, तो बैकएंड के ऊपर इस तरह वर्क वर्क कर रही है। ठीक है, बैकएंड के ऊपर इस तरह वर्क किया। हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जब हम करेंगे तो उसमें डीप डाइव जाएंगे कि नेगेटिव प्रॉम्प्ट क्या होती है, ये चीजें क्या होती हैं। ठीक है, तो हम इसको डीप डाइव करेंगे कल के लेक्चर में, जो हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करेंगे। डिफ्यूजन मॉडल मॉडल का कॉन्सेप्ट यही होता है कि नॉइज हम क्यों ऐड करते थे, नॉइज हम ऐड करते थे कि एक पिक्चर है, पिक्चर में नॉइज ऐड कर दी, और जब हम मुझे वापस पिक्चर चाहिए, वही एग्जैक्ट पिक्चर चाहिए, तो हमें वही एग्जैक्ट पिक्चर मिलेगी। डिफ्यूजन मॉडल में क्या कर रहे हैं, नॉइज है और हम उसको इन्फ्लुएंस करा रहे हैं कि इस नॉइज को किस तरह से हम रिमूव करो कि ये चीज मिल जाए मुझे, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि एक बच्चा है, वो लाइंस रिमूव कर रहा है, उसको मैं कह रहे हैं कैट की इमेज थी, कैट की इमेज थी, वो लाइन इस तरह रिमूव करेगा कि इमेज किसकी बनेगी, कैट की बनेगी। ठीक है, अब लेटेंट क्या है, बड़ा ड्राउनी सा लफ्ज है लेटेंट। ठीक है, लेटेंट का मतलब कुछ भी नहीं है, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, हिडन सी चीज। ठीक है, तो अगर हम इस इमेज को इस ऐसे रिप्रेजेंट, हम आगे देखेंगे, रिप्रेजेंट कर ले, लेटेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें, तो जो अभी हमने देखा था, जितनी बड़ी इमेज का साइज होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा कंप्यूटेशन हो रही होगी, अभी हमने देखा था इसको। ठीक है, अभी तो हम लेटेंट रिप्रेजेंटेशन में उस उतनी उतनी चीजें ही रिप्रेजेंट करते हैं जितनी जरूरी होंगी हमें। ठीक है, इमेज की उतनी लेटेंट रिप्रेजेंटेशन इसको कहते हैं। तो जो जिसमें लेटेंट यूज हो रहा है वो लेटेंट डिफ्यूजन मॉडल होता है। ठीक है, और बेसिक डिफ्यूजन मॉडल हमने आज पढ़ा। लेटेंट जो होता है ना, वो 48 टाइम्स फास्टर होता है आम आम डिफ्यूजन मॉडल से, क्योंकि उसके अंदर हम कंप्यूटेशन को फास्ट कर रहे हैं ना, चीजों को हम सिर्फ उतनी ही चीजें यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऑटो एनकोडर का कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होता है डीपली पढ़ेंगे जब हम न्यूरल नेटवर्क पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये कॉस्ट इसलिए बढ़ रही होती है क्योंकि जितनी बड़ी इमेज की साइज होगी उसको कंप्यूट करना उतना ज्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, कंप्यूटेशन बहुत हैवी होती है, इमेजेस की कंप्यूटेशन बहुत हैवी होती है। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसको, आपको आइडिया होगा। तो लेटेंट कुछ भी नहीं होता, लेटेंट का जहां पे भी वर्ड है हिडन होता है। हमने न्यूरल नेटवर्क पढ़ा था कल। ठीक है, तो न्यूरल नेटवर्क में इनपुट लेयर होती थी, आउटपुट लेयर होती थी, बीच में हिडन लेयर्स होती थी, तो मैं उनको लेटेंट लेयर्स भी तो कह सकता हूँ ना। दैट्स इट, लेटेंट का मतलब होता है हिडन। ठीक है, तो ऐसी रिप्रेजेंटेशन हिडन करके हमने रिप्रेजेंटेशन कर दी कि जिससे हमें फायदा हो, जिससे हमारी कंप्यूटेशन फास्ट हो जाए, उस रिप्रेजेंटेशन को हम लेटेंट रिप्रेजेंटेशन कह रहे होते हैं। कंप्रेस फॉर्म में होती है। ठीक है, कंप्रेस्ड, और वो ऑटो इनकोडर की मदद से होती है। और ऑटो इनकोडर क्या होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ द चीज होती है जो हम आगे पढ़ेंगे जब हम न्यूरल नेटवर्क को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, नॉइज और टेक्स्ट का रिलेशन हमने देख लिया है अभी। क्लिपिंग क्या होती है, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। इसको लिखा हुआ है इसलिए ताकि मैं टर्म्स क्यों यूज करता हूँ इसको मैंने आपको बताऊंगा आगे, आज के लेक्चर में बताऊंगा कि मैं इतनी मुश्किल टर्म्स को क्यों यूज करता हूँ। ठीक है, तो हम आगे इंशाल्लाह इसको पढ़ रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि कि क्लिपिंग क्या होती है, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, बेडिंग्स क्या होती है,
तो नॉइज और टेक्स्ट का रिलेशन आपको पता लग गया कि हम इसको नॉइज की इमेज दे रहे होते हैं, पीछे टेक्स्ट से इन्फ्लुएंस होकर वो नॉइज रिमूव करते हैं और हमें वो वाली इमेज बना के दे देते हैं। ठीक है, किसी का कोई सवाल हो यहाँ तक? कोई सवाल हो यहाँ तक? नॉइज क्यों ऐड करते हैं? अच्छा, नॉइज इसलिए ऐड करते हैं, मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि नॉइज इसलिए ऐड करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक इमेज है ना, मैं उसके ऊपर नॉइज ऐड कर दूंगा। ठीक है, मेरे इमेज लेट से ज़्यादा कंप्यूटेशन हो रहे थे, मैंने नॉइज ऐड करके उसको कंप्रेस कर लिया, और उसमें से उतनी इन्फॉर्मेशन रखी जितनी मुझे ज़रूरत थी। बाद में मैंने उस नॉइज को रिमूव कर दिया और वापस मेरे पास इमेज आ गई। ठीक है, हमने सिर्फ उतनी चीज़ें रखी जितनी हमें ज़रूरत थी, और जब हमें वापस चीज़ों की ज़रूरत पड़ी तो हम रिवर्स प्रोसेस पे आ गए। इट्स लाइक मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि एक बच्चा है, उसका पूरा डाटा निकालने एक तो ऑप्शन है कि मैं उसका पूरा डाटा रखूँ, डाटा याद रखूँ, नाम उसका क्या है, एड्रेस क्या है, एज क्या है, क्या क्या क्या, या मैं उसको रोल नंबर असाइन कर दूँ। रोल नंबर मुझे पता लग गया, रोल नंबर उसका असाइन हो गया। ठीक है, और जब भी मुझे रोल ये उसका डाटा है सारा, मैंने उसको रोल नंबर असाइन कर दिया, और जब भी मुझे उसका डाटा वापस चाहिए तो मैं उस रोल नंबर पे जाऊंगा और उसका डाटा देख लूंगा। ठीक है, तो हमारे पास बड़ी रिप्रेजेंटेशन है, उसको मैंने नॉइस पे कन्वर्ट किया, नॉइस में कन्वर्ट करके कंप्रेस कर लिया, और जब भी मुझे वापस उस इमेज की जरूरत पड़ेगी तो मैं वापस नॉइस को रिमूव करके उस इमेज पे चला जाऊंगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है फॉरवर्ड और रिवर्स प्रोसेस का। डिफ्यूजन मॉडल क्या करते हैं? वैसे नॉइज का कॉन्सेप्ट क्या था कि एक इमेज थी, उसी को नॉइज में कन्वर्ट किया और उसी की नॉइज रिमूव करके वापस ले आ गए हम। डिफ्यूजन मॉडल में क्या हो रहा है, हमारे पास नॉइज थी सिर्फ, और हमने अपनी प्रॉम्प्ट से इन्फ्लुएंस करके उसको नॉइज को रिमूव किया और ऐसी चीज बना दी जो हमारे प्रॉम्प्ट से इन्फ्लुएंस हो रही थी। ठीक है, जी जी प्रैक्टिकल होगा, अभी तो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, पहले दूसरे दिन तो प्रैक्टिकल हम कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि हमने पाइथन नहीं पढ़ी है अभी, सारा प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, अभी तक उतनी बातें आपको बता रहा हूँ कि जितने जितने तो क्लाइंट भी रिसर्च करके आते हैं। ठीक है, एक क्लाइंट अच्छा, ये आएगा तो एक चीज clear कीजिएगा, हम्म, ये जो नॉइस है ये यानी इमेज फॉर्म में ही नॉइस है यानी डिजिटल, हाँ या एक डिजिटल एक तो फॉर्म में। नॉइस वो स्पीच से मतलब लिंक करते हैं ना, जिस तरह स्पीच नहीं एक नहीं नहीं डिफरेंट नहीं चीज, इमेज एक डिफरेंट चीज है, टेक्स्ट एक डिफरेंट चीज है, तो ये नॉइस, नॉइस मतलब इट इज लाइक डिजिटल इमेज नॉइस, डिजिटल जिसमें इमेज आप नॉइस, पिक्सेल्स खत्म कर देंगे ताकि पर डाटा। गॉसियन लगाते हैं हम इसके ऊपर। ठीक है, अभी अभी आपको मैंने एग्जाम्पल दिखाई थी, अगर आपको नजर आ रही है, वीडियो ऐड की थी आप, ये गॉसियन होती है, ये इस इमेज फॉर्म में होती है, नजर आ रही है इसकी, जी जी। इमेज फॉर्म में ही होती है, इसको इमेज डिटेल्स हमने ऐड कर दी ना, हमने तो उतनी ये देखें, ब्लर चीज पड़ी हुई है हमारे पास, नॉइस चीज पड़ी हुई है। ठीक है, जब हम मुझे वापस तस्वीर हमें चाहिए थी तो हमने उसको नॉइस को रिमूव कर दिया, हमारे पास इमेज वापस आ गई। ठीक है, और इसका मकसद ये नहीं था कि तस्वीर को मैं खराब कर रहा हूँ, इसका मकसद ये था कि मैंने उतनी चीजें रखी जितनी की मुझे जरूरत थी, मुझे ज्यादा कंप्यूटेशन ज्यादा चीजें रखने की जरूरत नहीं पड़ी। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको वापस बैक चला जाऊंगा। ठीक है, और इस नॉइस की मदद से काफी चीजें होती हैं, आगे हम नॉइस को डिटेल में पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कोई सवाल हो? सर एक छोटा सा सवाल है, वो ये है कि सपोज इफ वी टेक अ बुक एंड वी कन्वर्टेड इनटू अ पीडीएफ, उसकी जो पीडीएफ या उसकी पिक्चर्स जेपीईजी में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद अगर हम उसमें से नॉइज वगैरह निकाल के या उसको पिक्चर्स को जो है हम अगर जिस तरह ओसीआर होता है हम्म टेक्स्ट रिकग्निशन करवा के, तो सर हम हम्म अपनी वो उस बुक के हिसाब से, जैसे सपोज कोई बाइबल है फॉर एआई, हम्म जेन एआई के की है या कोई सॉफ्टवेयर की है, पाइथन की है, तो हम्म वो तकरीबन 1100 सफ़े, 2000 सफ़े अगर हम उनको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके उसको इस तरह, तो उसकी उसकी वो एलएलएम में एक बहुत छोटे स्केल पे बन सकेगा कि उसको फिर हम उसके अंदर से कोई अगर हमें क्वेश्चंस करने हो या कुछ ना करना हो तो उसकी उस इंफॉर्मेशन की बेस पे वो इंटेलिजेंटली आंसर करे हमें।
जी जी, इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे भी कि हम अपने डेटाबेस के साथ, अपने पीडीएफ्स के साथ किस तरह ये चीज़ें करेंगे। आगे देखेंगे हम इंशाल्लाह इसको। ठीक है। हम लाइक मेरा फॉर एग्जांपल कंपनी है एबीसी, और मैं अपनी कंपनी की सारी डिटेल्स दूंगा उसको, और वो उससे चैट करूंगा तो उसको डिटेल्स को बताऊंगा। कंपनी की डिटेल्स हो सकती हैं, बाइबल की डिटेल्स हो सकती हैं, बुक्स हो, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है। आगे हम इसको कवर करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो तीसरा लेक्चर है इंशाल्लाह, अभी तो 3 महीने हैं, कवर कर रहे होंगे इंशाल्लाह चीज़ों को। ठीक है, और कोई सवाल? आ, और कोई सवाल? नहीं बस। Move on करें। ठीक है। लास्ट टॉपिक आज कवर करते हैं, फिर एक और चीज़ के बारे में बताऊंगा मैं आपको। वह ओपन सोर्स। ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स को आप इतना ध्यान में रखिए कि ओपन सोर्स होता है फ्रीली टू यूज। इसका कोड तक अवेलेबल होता है आपके पास। ठीक है। इंस्टाग्राम है लेट्स से, तो इंस्टाग्राम का हमें बैकएंड के ऊपर कोड तो नहीं मिलेगा ना कि क्या कोड है। लेकिन ऐसी चीज, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका हमारे पास कोड भी अवेलेबल हो, कोड भी मिल जाए हमें रिसर्च के लिए, पब्लिक को अवेलेबल हो के कोड लें, इसके अंदर आप चेंजिंग भी करें, आपकी मर्जी है। ठीक है, चेंजिंग करें और इसको इन्हांस करें, पब्लिक को कह रहे हैं आप, तो वो होती है ओपन सोर्स चीज। जैसे लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है, एनएडएन ओपन सोर्स है। ठीक है, एनएडएन सॉफ्टवेयर आपको यूज पता होगा। तो गिटहब के ऊपर जाएंगे तो इसका कोड पड़ा होगा, आप इसका कोड एक्चुअल में देख सकते हैं जाकर कि आप पीछे बैकएंड के ऊपर है। और आप इसके फिर कमिट वगैरह करके, अगर कोई आप इसके अंदर चेंजिंग करना चाहते हैं, कोई फीचर इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो आप उसमें फीचर ऐड करके आप रिव्यू के लिए भेज सकते हैं। और अगर आपका फीचर ऐड हो जाता है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, तो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कहते हैं इसको, कि एक ओपन सोर्स मेरे पास कोड मौजूद है, मैं उसके अंदर अपना फीचर ऐड करता हूँ, उसको स्टडी करता हूँ, सॉफ्टवेयर को अपना फीचर ऐड करता हूँ उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद उसको रिव्यू के लिए भेज देता हूँ। फिर जो उसके ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, उसके जो ओनर्स होते हैं, वो देखते हैं उसको, जो उसको मैनेज कर रहे होते हैं उसको, फिर उसको आपके कोड, अपने कोड बेस के साथ अटैच कर देते हैं, फीचर अटैच हो जाता है। ठीक है, और लिख दिया जाता है कि फीचर इसने इसने अटैच किया था, तो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन हो रही होती है। तो हम ओपन सोर्स काफी यूज करने वाले हैं ना चीजें, इसलिए मैंने ओपन सोर्स का आइडिया दिया कि हम अपने ओपन सोर्स मॉडल का फायदा क्या होगा, वो फ्री होंगे। चैट जीपीटी को अगर हमने यूज करना है, पे करना पड़ेगा उसके टोकन के हिसाब से। ओपन सोर्स मॉडल का फायदा ये होगा कि हम उसका कोड तक अपने बेस में लेंगे और उसको फ्रीली यूज करते होंगे। ठीक है, लामा है, वो लामा है, काफी ओपन सोर्स मॉडल है, हम उसको फ्री में डाउनलोड करेंगे फ्री में, और उसी तरह ही हम उसको यूज करेंगे, कोई पैसे देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो चैट जीपीटी को तो पैसे देने की जरूरत होगी ना, तो इसको पैसे देने की जरूरत ही नहीं। ठीक हो गया। एक और चीज मैं कन्वर्ट कर दूं, मैंने आपको कोर्स में कहा था कि हम साथ साथ फ्रीलांसिंग का भी टच दे रहे होंगे इसको। और मैं आपको थोड़ी थोड़ी टेक्निक्स बताता रहूंगा कि कहाँ पे आप अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट आप ये देखें कि मैं आपको एक सिंपल सा ना आइडिया देता हूँ कि मनी थ्योरी क्या होती है, मनी किस तरह वर्क करती है। सिंपल सा आइडिया कि कोई मुझे पैसे क्यों देगा, कोई मुझे पैसे क्यों देगा। ठीक है, मैं किसी को पैसे क्यों दूंगा? मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, मेरी एक नीड सॉल्व हो रही है, मैं किसी को पैसे तभी दूंगा ना। आप भी सोचे कि आपने किसी को पैसे क्यों दिए, आपकी वो प्रॉब्लम या आपकी वो नीड को सॉल्व कर रहे हैं ना, तभी आप पैसे देते हो ना। आपको भूख लग रही है, आपको वो खाना दे रहा है, तो पैसे देंगे। अब क्लाइंट जो है सॉरी, क्लाइंट जो है, उसको वो उसको इस चीज से केयर है ही नहीं कि आपको कितनी स्किल्स आती हैं। सॉरी, क्लाइंट डजन, उसको ये नहीं पता कि आपको कितनी स्किल्स आती हैं, आपको कितनी पाइथन आती है, आपको कितनी एआई आती है। क्लाइंट देखेगा कि ये मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करके देगा कि नहीं देगा। क्लाइंट देखेगा कि मेरी वैल्यू को क्रिएट करके देगा कि नहीं देगा। तो आपने सिर्फ स्किल्स नहीं सीखनी, आप सीख लेंगे, आप मॉडल आपने बनाना सीख लिया, तो आपने क्रिएटिवली स्किल सीखने के, जो आपने स्किल सीखी है उसको आप मोनेटाइज भी किस तरह कर सकें एट दी एंड। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आज हमने क्या स्किल सीखी है, हम आपने, कल हम एक और चीज सीखेंगे जो कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। ठीक है, सिंपल सी हमारे एक स्किल होगी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और उसका मैं ना आपको एक चीज, एक डेमो दिखाता हूँ कि ये देखें, ये है प्रॉम्प्ट बेस, या प्रॉम्प्ट्स भी हैं, अच्छे प्रॉम्प्ट्स, उसकी पैसेज भी दिखाता हूँ। और अच्छी इमेजेस जो कि एआई से जनरेटेड हुई हुई होती हैं, वो दिखती हैं।
दिखाता हूँ, एक्सप्लोर करेंगे ना प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, तो ये आप सारी चीजें देख रहे होंगे, ये बिक रही हैं चीजें। लेट्स से मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो ये $4 की प्रॉम्प्ट बिक रही है। ये कह रहा है कि ये मैं चीजें प्रोवाइड करूंगा आपको, ये प्रॉम्प्ट है, सिर्फ प्रॉम्प्ट है और बिक रही है ये प्रॉम्प्ट। ठीक है, लेट्स से कि ये $5 की है और आप 100, 150, 200 बंदों को भी, और ये रिव्यूज 46 रिव्यूज हैं सिर्फ इसके, तो इसने बेचे कितने लोगों को। तो ये प्रॉम्प्ट, कल हम प्रॉम्प्ट, ये 352 सेल, 152 हो चुके हैं इसके सेल। ठीक है, तो ये प्रॉम्प्ट बेस मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, तो यहाँ पे आप अपनी इमेजेस, जो कि इमेजेस होंगी, ठीक है, ये एआई से जनरेटेड इमेजेस हैं। अभी हमने एक इमेज जनरेट की है, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है आप इसके साथ इमेज जनरेट करते हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो आप प्रॉम्प्ट बेस के ऊपर जाएं, इसको एक्सप्लोर करें, इसका अकाउंट बनाएं और इसको देखें, 360 डिग्री इसको एक्सप्लोर करें और क्रिएटिवली देखें कि आप इससे किस तरह फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, प्रॉम्प्ट बेस है ये। आपका गूगल क्लासरूम में इसका लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, एक तो ये है कि हम साथ साथ देखते रहेंगे कि क्या चीज़ है, क्या कहाँ फायदेमंद हो रही है। लास्ट लेक्चर में हमने कैगल देखा था कि कैगल के अंदर अगर आप कंपटीशंस ले रहे हैं तो आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, कंपटीशन अगर आप विन कर रहे हैं, क्योंकि सिंपल सा फॉर्मूला है मनी का, कि आप जितनी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, जितने आप काबिल होंगे, जितने आपके पास स्किल सेट होगा, स्किल सेट के प्लस ऑन द टॉप ऑफ स्किल सेट आप जितनी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, उतना ही क्लाइंट पे करेगा। ठीक है, तो नो वन गोना पे यू अगर आपके पास काबिलियत नहीं है, अगर आपके पास वैल्यू नहीं है। ठीक है, एक चीज ये, और दूसरी चीज आपने देखा होगा कि मैं वोकेबलरी बहुत ज्यादा यूज कर रहा होता हूँ, ऐसे ऐसे टर्म्स यूज कर रहा होता हूँ जो बच्चे डर भी रहे होते हैं जिससे कि अभी ना यूज करें, अभी हम बिगिनर्स हैं। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ एक गैप है। पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे कि ऐसा ऐसा टेक्निकल बंदा बैठा है, लेकिन उन 100 टेक्निकल बंदों के ऊपर एक नॉन टेक्निकल बंदा बैठा है, जिसको टेक्निकलिटीज नहीं आती, सिर्फ जिसको बोलना आता है, कम्युनिकेशन आती है, उन टर्म्स को इस्तेमाल करना आता है, उसकी डोमेन की वोकेबलरी आती है, और वो उन सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा होता है। आपने देखा होगा, इवन मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, हमारा डी फार्मेसी का डिपार्टमेंट है, डी फार्मेसी के डॉक्टर्स प्रोजेक्ट्स पकड़ के यूनिवर्सिटी के बच्चों को दे रहे होते हैं। कुछ नहीं पता उनको टेक्निकलिटीज का, कुछ नहीं पता उनको, सिर्फ क्या है कम्युनिकेशन है, सिर्फ क्या है डोमेन वोकेबलरी है। ठीक है, आप इस तरह इसको आइडेंटिफाई करें कि एक टेक्निकल वर्ड है, एक नॉन टेक्निकल वर्ड है। ठीक है, नॉन टेक्निकल वर्ड को नहीं पता कि टेक्निकलिटीज क्या होती हैं। ठीक है, उन्होंने आना है टेक्निकल बंदों से काम लेना है और उनको पे करना है और अपना काम ले लेना है। ठीक है, नॉन टेक्निकल बंदों को नहीं पता वोकेबलरी का। मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ कि सामने फौजी खड़ा होगा ना, सामने आर्मी का बंदा खड़ा होगा, आपको पता लग जाएगा कि आर्मी का बंदा है। सामने डॉक्टर खड़ा होगा, आपको बोलने के अंदाज से पता लग जाएगा डॉक्टर है। ठीक है, आपको स्किल सेट आता हो, लेकिन अगर आप क्लाइंट से कम्युनिकेट नहीं कर सकते इन द टर्म्स ऑफ स्किल सेट, क्लाइंट को नहीं बता सकते कि मैं कितना स्किलफुल हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पोर्टफोलियो से बता दूंगा, 3 दिन में पोर्टफोलियो बन जाता है। ठीक है, मैं 3 दिन में ज्यादा बता रहा हूँ, आजकल तो 2 दिनों में पोर्टफोलियो बनता है। बहुत से फेक भी होते हैं, तो क्लाइंट पोर्टफोलियो से विन नहीं करते आप। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे फ्रीलांसिंग करता हो तो उसको आइडिया हो, क्लाइंट सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल से, डोमेन की वोकेबलरी से, डोमेन की नॉलेज से होता है। क्लाइंट को आपने शो करना होता है, इवन इफ यू आर नॉट एक्सपर्ट इन दैट वे, कि मैं एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, आप अगर 100 वर्ड बोलेंगे, ठीक है, उसमें से 90 वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपके डोमेन स्पेसिफिक होंगे, डोमेन की वोकेबलरी के होंगे। हो सकता है कि इवन 80 वर्ड्स क्लाइंट को समझ ही ना आए, लेकिन क्लाइंट को पता होगा कि ये बंदा एक्सपर्ट है, ये ऐसे ऐसे वर्ड्स बोल रहे हैं कि वाओ। ठीक है, तो आपने इस चीज के ऊपर ध्यान, मैं जो भी वर्ड बोल रहा हूँ उसको लिख लिया करें, उसके ऊपर खुद से भी रिसर्च किया करें, नहीं तो आगे तो हमने सीखना ही है इन वर्ड्स को। और एक्टिवली इन वर्ड्स को ना अपनी लाइफ के अंदर इंटीग्रेट करें। आपने बोलना भी है ना, आपने कम्युनिकेट भी करना है, इवन एक दूसरे से भी करना है, आपने वोकेबलरी डोमेन की यूज करनी है, सिर्फ डोमेन वोकेबलरी के अंदर आपने, जब आप माइंडसेट में बिठा लेंगे ना, तो आप ना चाहते हुए भी डोमेन वोकेबलरी यूज। अब मैं चाह रहा हूँ कि इतनी ज्यादा ना भी यूज करो, क्योंकि बिगिनर ज्यादा लोग हैं, लेकिन फिर भी डोमेन वोकेबलरी ही यूज हो रही होती है मेरे। तो आपने अपने कम्युनिकेशन में, अपने बोलने के अंदाज में डोमेन वोकेबलरी को यूज करना होता है। ठीक है, एक एक लफ्ज है जो क्लाइंट को नहीं भी समझ आ रहा है ना, फिर भी वो लफ्ज जो है वो वजन रखता है उसकी डील क्लोज होने में। ठीक है,
तो आपने डोमेन की वोकेबलरी को सबसे ज्यादा यूज करना है, क्योंकि आपने बहुत बहुत ज्यादा एग्जांपल्स दे सकता हूँ कि एक टेक्निकल बंदा है, वो अपनी स्किल्स किसके भरोसे बैठा होता है, एक नॉन टेक्निकल बंदे के, कि उसको एक मैनेजर चाहिए होता है अपना, जो उसको क्लाइंट्स लेके आए उसके लिए, जो क्लाइंट्स उसको ला कर दे, उसको एक मैनेजर चाहिए। हालांकि उसके पास सारी स्किल्स है, ठीक है, उसके पास गोल्ड माइन है, लेकिन स्टिल उसको खोदने के लिए या उसको एक्सप्लोर करने के लिए कोई मैनेजर चाहिए होता है उसको। तो पाकिस्तान में ये एक थोड़ा सा लैग करते हैं कम्युनिकेशन स्किल। तो आपने इसके ऊपर अभी से ही ध्यान, अभी बाद में नहीं सोचना कि ये आपके कोर्स खत्म होगा फिर इसको, अभी से आपने ध्यान रखना है इसका। क्योंकि ये आगे अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है, आपने क्लाइंट से कम्युनिकेट करना है, तो ये बहुत ही ज्यादा आगे काम है। इसके बगैर आप प्रोजेक्ट विन ही नहीं कर सकते हैं। क्लाइंट को आपने कहाँ पे एजुकेट करना है, कहाँ पे आपने क्लाइंट को कंफ्यूज करना है, कंफ्यूज इन नॉट सेंस के स्कैम नहीं करना आपने, कंफ्यूज इन द सेंस के आपने क्लाइंट से किस जगह पे क्या चीज किस तरह के कहलानी है। ठीक है, पाकिस्तानी को एक माइंडसेट होता है, स्कैम नहीं करना आपने, क्लाइंट के साथ न्यूट्रल रहना है, क्लाइंट को वैल्यू प्रोवाइड करनी है। क्योंकि आप लेट से अगर आप एक क्लाइंट के साथ, आपके 100 क्लाइंट्स आ जाते हैं, हर क्लाइंट का आप काम बुरा करके देगा, आप कितना कुछ सर्वाइव कर देंगे। असल बात तो तब होगी जब एक ही क्लाइंट आपके पास 100 बार काम लेकर आए, और वो सिर्फ तभी होगा जब आप उस क्लाइंट को अच्छी तरह से डील करेंगे। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं फ्रीलांसिंग का जो कोर्स हुआ था उसमें भी दी थी, कि आपका लेट्स से कि आपके घुटने में दर्द है, आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, आप उससे मेडिसिन लेते हैं, और आपके घुटने का दर्द खत्म हो जाता है। जिंदगी में आपको कभी भी दोबारा घुटने में दर्द होगा तो आप उसी डॉक्टर के पास जाएंगे ना। ठीक है, इवन आपके रिलेटिव में भी किसी के पास किसी को दर्द होगा, तब उसको भी आप उस डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। सेम गोज फॉर द क्लाइंट। अगर आपने क्लाइंट का काम ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ, लगन के साथ, डेडिकेशन के साथ करेंगे, तो क्लाइंट आगे सारे प्रोजेक्ट्स आप ही के पास लेकर आएगा, इवन आगे रेफर भी कर रहा होगा आपको। ठीक है, पहला क्लाइंट जीतने के लिए, क्लाइंट को जीतने के लिए तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए होंगी ना। बाकी रिटेन किस तरह कर रहे होंगे आप, अपनी स्किल से, अपने टेक्निकल स्किल से। ठीक है, तो नॉन टेक्निकल इस मामले में बड़े तेज हैं, लम्स के स्टूडेंट्स खास तौर पे, कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स आर जस्ट वाओ। वो बट स्किल्स, वो प्रोजेक्ट्स पकड़ते हैं, इवन फास्ट और पीयूष रेड्डी जैसे जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे करवा के अपना कमीशन साइन कर देते हैं। और यकीनन वो उन बच्चों से ज्यादा कमा रहे हैं जिनके पास टेक्निकल स्किल्स है। तो ये वाली चीज आपने जहन में रखनी है। अभी हमारा कोर्स का स्टार्ट है, तो आपने रेगुलर भी बातचीत करनी है, आपने आपस में भी बातचीत करनी है, तो डोमेन के वर्ड्स को यूज करना है, ऐसे अपने आप को प्रोफेशनल दिखाना है, और बनना भी है, खाली दिखाना नहीं है। ठीक है, और इसके ऊपर आपने टाइम लगाना है, आपने 3 महीने इसको डेडिकेशन के साथ सीरियस होके देने हैं इस कोर्स को। ठीक है, और बाकी मैं साथ साथ आपके साथ चीजें इंशाल्लाह शेयर करता रहूंगा। जैसा मैंने एक फॉर्म बेस का लिंक आपको दे दूंगा, इसको एक्सप्लोर करें, इसके ऊपर अकाउंट बनाएं, इसको देखें, और सिर्फ क्रिएटिविटी आपकी दिखेगी। ठीक है, जितने आप क्रिएटिव हैं, जितने आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, जितने आप अगले की प्रॉब्लम सॉल्व करके दे सकते हैं। क्योंकि माइंड में बिठा लें कि पैसा क्रिएट नहीं होता, पैसा एक्सचेंज होता है, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, दैट्स इट। और एक हाथ से दूसरे हाथ में कोई पैसा सिर्फ इसीलिए देगा, मैं अपना पैसा किसी को सिर्फ इसीलिए दूंगा कि मेरी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। ठीक है, वो प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, इन टर्म्स ऑफ पर्सनल। ठीक है, मेरी पर्सनल कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ना, आपको सिर्फ तभी पैसा मिलेगा। बाकी लोग आपको बहुत मिल जाएंगे कि आप ये कर लो, आप बिलियनर बन जाओगे, मैं आपको ये कर, लेकिन जब तक आप वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे आपको पैसा नहीं आएगा, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, बाकी आज का जो टॉपिक्स थे, हम मैं उसको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। हमने आज जनरेटिव एआई जो थी ना, उसको इन डेप्थ पढ़ा है, जनरेटिव एआई को। जनरेटिव एआई क्या होती है कि जो एआई की मदद से हम नई चीजों को जनरेट करते हैं, वो कैटेगरी आती है जनरेटिव एआई की। उसमें ये आती है सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग की कैटेगरी में, जिसमें हम अनसुपरवाइज से उसको ट्रेन करते हैं, लेकिन सुपरवाइज टेक्निक्स लगा सकते हैं इन द फ्यूचर, फाइन ट्यून करके। ठीक हो गया। और हमने फिर पढ़ा कि दो पॉपुलर फेमस फ्रेजेस, जिसके अंदर एलएलएम्स आता है जो टेक्स्ट के लिए होता है, डिफ्यूजन मॉडल्स आते हैं जो इमेजेस के लिए होता है। ठीक है, हमने अभी एक इमेज भी जनरेट की, तो ये मैजिक से जनरेट नहीं हुई, पीछे कंप्यूटर ने वर्किंग की, कैलकुलेशंस की, देन ये इमेज जनरेट हुई। इस तरह चैट जीपीटी यूज करते हैं, एलएलएम यूज करते हैं। तो हमने टेक्स्ट लिखा, मैजिकली जनरेट नहीं हुआ, पीछे
प्रोसेसिंग हुई, फिर वो साथ साथ जनरेट किया। आगे हम इसको ए टू जी इन डेप्थ पढ़ेंगे जब हम फाइन ट्यूनिंग कर रहे होंगे अपने मॉडल्स की। एलएलएम्स को हम पढ़ेंगे, अगेन डिफ्यूजन मॉडल्स को भी पढ़ेंगे जब हम फाइन ट्यूनिंग कर रहे होंगे। और हगिंग फेज से हमारा बहुत ज़्यादा पाला पड़ने वाला है। ठीक है, तो इससे मैंने कल भी असाइनमेंट दी थी कि इसको एक्सप्लोर करें, अच्छी तरह एक्सप्लोर करें, 10 15 20 25 मिनट लगाएं इसके ऊपर। वैसे ही एक्सप्लोर करें, नहीं समझ आता आपको आइडिया हो कि है क्या चीज़। बाकी मैं आपको चीज़ें भेज दूंगा ये स्टेबल डिफ्यूजन की। एलएलएम्स क्या करता है, प्रॉम्प्ट को लेता है, उसको टोकन्स में कन्वर्ट करता है, उन टोकन के बेस के ऊपर नए टोकन जनरेट करके देता है आपको। ठीक है, नए टोकन जनरेट करता है। और डिफ्यूजन मॉडल क्या होता है, आपको एक नॉइज देते हैं, उसको साथ एक प्रॉम्प्ट देते हैं, और प्रॉम्प्ट से इन्फ्लुएंस होता है और वो नॉइज को रिमूव करता है। और जब नॉइज नॉइज सारी रिमूव हो जाती है तो आपके सामने वही इमेज आ जाती है जो आपने प्रॉम्प्ट में डिफाइन की होती है। ठीक है, तो बैक एंड के ऊपर ये इस तरह वर्क कर रहे होते हैं ये मॉडल्स। और ओपन सोर्स हमने पढ़ा कि ओपन सोर्स क्या होता है। ओपन सोर्स का मतलब ये हो रहा होता है कि आपका फ्रीली कोड अवेलेबल होगा रिसर्च के लिए, आप उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, और फ्रीली अवेलेबल होता है, बस उसको आपको डाउनलोड करना होता है। ठीक है, अगर कोई सवाल हो, कोई भी सवाल हो। ऑल क्लियर। ठीक है, तो बाकी आपके असाइनमेंट की हो रही होगी कि स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल का आपको भेजूंगा, इसको एक्सप्लोर करें, इसको देखें, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स दें, फॉर्म जनरेट करके इसको निकलवाने की कोशिश करें। इस मार्केट प्लेस को एक्सप्लोर करें जो कि वैल्यूएबल हो सकती है, क्योंकि क्रिएटिव जितने होंगे आप उतने ही यूजफुल साबित हो सकते हैं। इसको पर अकाउंट बनाएं, देखें, इमेजेस क्रिएट करके लिस्ट करें। ठीक है, बिल्कुल मिनिमम पे कर लें, 0.99 सेंट के ऊपर कर लें। ठीक है, बाकी क्या कहते हैं, इसको एक्सप्लोर करें, और क्या कहते हैं, मैं आपके नोट्स वगैरह और मीटिंग की रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी आप लोगों को। ठीक है, और कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं।